अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ इब्तिहाल बाय हुस्ना हुसैन का थर्ड एपिसोड लेकर। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाऊँ मैं जहाँ फाख्ताओं की फरफराहट से नगमा सारे हयात में झुनझुनाती सांसों की झांझरें छनक उठें। तो धनक के रंगों में भीग जाऊं मैं हवास तक, जहाँ चांद मान न हो कभी, जहाँ चांदने की रदा बने मेरे हाथ धरती के बासियों का लिबास तक, जहाँ सिर्फ हुक्म यकीन चले, जहाँ बेनिशान हो कयास तक, जहाँ आदमी का नुक्त व लब पे शहरयार का खौफ हो, जहाँ सरसराए न आदमी की रगों में कोई हरास तक, जहाँ वहम हो न दिलों में वहम का सहम हो, जहाँ सच को सच से हो वास्ता, जहाँ जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता, जहाँ खुशबू से बदलती रुत को हसद न हो, जहाँ पस्तियों से बुलंदियों को भी कद न हो, जहाँ ख्वाब आंखों में जगमगाए तो जिस्म व जान के सभी दरीचों में तेरगी का गुजर न हो। कोई रात ऐसी बशर न हो कि बशर को अपनी खबर न हो, जहाँ दाग दाग सहर न हो, जहाँ कश्तियाँ हो रवा दवा तो समंदरों में भंवर न हो, जहाँ बर्ग दबार से अजनबी कोई शाख कोई शजर न हो, जहाँ चहचहाते हुए परिंदों को हाशिरों की आजाब का डर न हो। वो आयला हदीद थी, इस्लामाबाद के शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन में MBBS के तीसरे साल की तलबा। मजबूत निडर, जिंदगी के हर मोड़ हर आजमाइश और सख्ती पर शिकस्त तस्लीम न करने वाली उसके ताया रफ़ीक उस्मान ने हमेशा उसे हिम्मत और बहादुरी सिखाई थी। जिंदगी के गुण पढ़ाए थे, कामयाबियों की राज बताए थे। वो कोई ख्वाहिश करती तो रफ़ीक झट से पूरी कर देते, कोई ख्वाब देखती तो वो ताबीर बन जाते, दुश्वार राहों को उसके लिए हमवार कर देते। मैं एक दिन आपका हर एहसान चुकाऊंगी अब्बू, वो खुश होकर कह देती। वो खुश होकर सुन पाते, अक्सर खफा हो जाते, डांट भी पिला देते कि ये उनका फ़र्ज़ है, एहसान नहीं। मगर नासरा ताई के ख्यालात उनसे मुख्तलिफ होते, सोच जुदागाना, वो अक्सर तल्ख हो जाती। ये जो इतना पैसा आप इस लड़की पर लगा रहे हैं ना, देखिएगा एक दिन ये भी आपके भाई की तरह आपको अकेला कर जाएगी। नासरा ताई को अक्सर उनके फयाजी पर गुस्सा आ जाता था। जो मैं कर रहा हूँ वो नेकी है नासरा, किसने कहा मुझे इस बच्ची से कुछ चाहिए? उनका लहजा नर्म, उनकी आंखों में ठंडक रहती। कतन बुरा मनाए बिना वो मोहब्बत से जवाब देकर बहस वहीं ख़त्म कर देते, उसे देखते और मुस्कुरा देते, आंखों से इशारा करके समझा भी देते कि ताई है, बड़ी हैं, ऐसे वैसे बोल देती हैं, बुरा न मानो। और वो इस बात में सर को जंबीस दे देती और बुरा न मानती। भला ताई ऐसा सोचती भी कैसे हैं कि वो रफ़ीक उस्मान को छोड़ देगी? हदीद की औलाद क्या हदीद से मुख्तलिफ नहीं हो सकती? उसके फैसले अपने बाप से अलग नहीं हो सकते? नासरा की हर बात दिल को आज़ार कर देती। वो आने वाले वक्तों में बेहिसी और खुदगर्जी का कुछ ऐसा नक्शा खींचती कि उसका दिल बंद हो जाता। वक्त साबित करेगा कि मैं कितनी मुख्तलिफ हूँ, वो अक्सर सोचती, अक्सर कह भी देती। नासरा हंस पड़ती। शुरू में सब यही बोलते हैं, मुझे देखो, कपड़े सिलाई करके अपने बहन भाइयों को तालीम दिलवाई थी, रखता है कोई मेरी खबर, कोई मिलने आता है मुझसे? तलखी से मुस्कुराकर फिर उसे देखती। ये सब बातें हैं, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, जो रुक जाते हैं वो मिट जाते हैं, जैसे मैं, जैसे तुम्हारे ताया, जैसी वो, जैसे ताया। रफ़ीक मंजिल के उस तारीख कमरे में आयला हदीद की सिसकियां दब गई थीं। माजी का शोर हाल पर हावी होने लगा। अपने मुस्तकबिल का जो खाका उसने खींच रखा था, उसकी लकीरें अब टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं। जो ख्वाब उसने दिन के उजाले में देखे थे वो शब की तारीकी में काबूस डरावने ख्वाब बन रहे थे। जो ख्वाहिशात नज़ा कामयाब जिंदगी से जुड़े थे वो आज नाकामयाबी का रूप बन रही थी। जो रुक जाए वो मिट जाते हैं, जैसे मैं, जैसे तुम्हारे ताया। चारपाई पर एक ही पोजीशन में बैठे उसका जिस्म आकर चुका था। मोबाइल हाथों में थामे वो सोते हुए चेहरे के साथ सामने देख रही थी। उसने इतना रो लिया था कि आंखें गोया अब खाली हो चुकी थीं। वो इतनी हसास कभी नहीं हुई थी, जिंदगी के मामलात में इतनी कमज़ोर भी कभी नहीं पड़ी थी। फैसले जल्दबाजी में उसने कभी नहीं किए थे, मगर करने में वक्त हमेशा वो बहुत कम लेती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था। 2 घंटों की सोच व विचार के बाद भी वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। जाल गहरा और मजबूत था जो उसके अतराफ में बिछाया गया था। मिसेस जहेर की मेहनत 6 सालों पर मुश्तमिल थी। एक पूरा सिनेरियो तरतीब देने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा था।
وہ اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ان کا انتخاب صرف وہ ہی کیوں تھی، کیوں ان کا ہر منصوبہ اس کے وجود کے بنا نامکمل تھا، کیوں انہیں اپنی تحریر کے عنوان پر اس کا نام ہی درکار تھا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں دبا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ گہری سانسیں لیتی وہ اپنے ذہن کو ہر جانب دوڑانے لگی تھی۔ کوئی راستہ، کوئی حل، کوئی ایسا سرا جسے پکڑ کر وہ پاتال میں اترنے سے بچ جائے، اشرافیہ کی جنگ میں ہتھیار نہ بن پائے، کوئی اسے استعمال نہ کر سکے، اس کا استحقاق نہ کر سکے۔ مگر ذہن میں تاریکیوں کا سمندر تھا، وحشتوں کی لہریں تھیں، اور گہرائیوں میں سوائے شکست خوردہ جذبات کے اور کوئی شے نہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ خدا کے لیے آئلہ، میری بچیوں کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پی لو آئلہ۔ ایک جانب ناصرہ تائی کا چہرہ تھا، دوسری جانب مسز ظہیر کا سراپا تھا، وہ سراپا جو روشنیوں میں سیاہی بن کر ٹھہرا ہوا تھا۔ ہماری ہر جنگ کامیاب و ناکام صرف تمہاری وجہ سے ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کر ڈالی، چہرے کے اطراف میں بکھری ہوئی لٹوں کو سمیٹ کر کانوں کے پیچھے کر دیا۔ اپنے تایا کو یاد کرتے، ان کی قربانیوں کو سوچتے، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ بہت سخت زندگی گزاری تھی انہوں نے، بہت آزمائشوں سے گزر کر وہ اب جینے کے قابل ہوئے تھے۔ ان کی تکلیف بڑی تھی، ان کے درد بڑے تھے، ایسے میں اس صدمے نے انہیں مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ چور نہیں تھے، مگر اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پا رہے تھے۔ مسز ظہیر کی موجودگی میں کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لمحے مسز ظہیر کو سوچتے ہوئے اسے اپنے اندر شدید غصے کو ابال اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے سبز آنکھوں میں شعلوں کی لپک آ ٹھہری تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا، پھر چیخ اٹھی تھی۔ اس سے بھی اس کے اندر کی بھڑکتی ہوئی آگ سرد نہیں پڑ سکی تھی۔ اس کے اعصاب متحمل نہیں ہو سکے تھے، دل کے زخموں پر کوئی مرہم نہیں لگ سکا تھا۔ مجھے تمہاری زندگی چاہیے۔ اسے فیصلہ کرنے میں کچھ وقت لگا، مگر اس نے کر لیا۔ دل پر بھاری پتھر رکھے اس نے مسز ظہیر کے نمبر پر میسج کر دیا۔ توقع کے عین مطابق کچھ ہی دیر میں جواب موصول ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک موبائل اسکرین پر ابھرتے ہوئے اس جملے پر نگاہ جمائے رکھی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اپنے تاثرات میں سرد پن لیے اس نے نہا دھو کر کپڑے بدلے، اپنے ہینڈ بیگ میں ضرورت کی اشیاء اور ایک سوٹ رکھا، چند کارڈ اور اپنے ڈاکیومنٹ سنبھالے، اپنے لمبے سیاہ بالوں کو جوڑے میں مکید کیے، سر پر دوپٹہ لیتی ہوئی وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی راہداری کے اس جانب ڈرائنگ روم تھا، جس کے وسط میں ناصرہ تائی جائے نماز پر سجدہ ریز دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی سسکیوں کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ ہاتھ اٹھائے اب وہ گڑ گڑا کر اس مصیبت کے ٹل جانے کی دعا کر رہی تھی جو ان کی زندگیوں میں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی تاریکی میں انہیں اپنی پوری زندگی اندھیرا لگ رہی تھی۔ سلام پھیر کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کچھ دیر تک دعا کرتی رہی، پھر عقب میں عائلہ کی موجودگی کا احساس کر کے انہوں نے بے اختیار گردن گھمائی۔ سفید رنگ کا سادہ شلوار سوٹ میں ملبوس، سیاہ رنگ کا لمبا سویٹر زیب تن کیے، دوپٹہ سر پر لیے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں سرخی ٹھہری ہوئی تھی، بھرے بھرے ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے، تاثرات میں ایک خاموشی ٹھہری ہوئی تھی۔ اسے تیار دیکھ کر وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ننگے پاؤں فرش پر چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی اور شدت سے دھڑکتا ہوا دل کسی اچھی خبر کا متمنی تھا۔ ان کے گھر کے بیرونی گیٹ کے اس پار ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی تھی۔ اگلی نشست پر یونیفارم میں ملبوس ڈرائیور بیٹھا تھا، پچھلی نشست پر ریشم برآسمان تھی۔ میں جا رہی ہوں۔ ناصرہ کی پھٹی پھٹی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑ گئیں۔ چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اپنی جان بچا رہی ہو تم بھی؟ آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، جسم لرز اٹھا تھا، آواز کپ کپائی۔ اپنی جان داؤ پر لگا رہی ہوں۔ الفاظ اس کے حلق سے ٹوٹ کر نکلے تھے، وحشتیں اس کے آس پاس منڈلانے لگی تھیں۔ ابو جب جیل سے باہر آئے، تمام تر قوت اور مضبوطی کے باوجود اس کی آواز رند گئی۔ خشک لبوں کو تر کر کے کچھ ہمت پکڑتے اس نے سر اٹھایا۔ ان سے کہیے گا ان کا بھائی مجھے لے گیا ہے۔ ناصرہ تائی پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہوا، دم سادے وہ بے یقینی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا فیصلہ ہو گیا؟ مصیبت ٹل گئی؟ آسانیاں ہو گئی؟ اتنی جلدی؟ اتنی آسانی سے؟ سجدے میں مانگی گئی دعا میں اتنی طاقت، آنکھوں سے گرتے آنسوؤں میں اتنی تاثیر، پکار میں اتنی کشش۔ ان کی صدا یقیناً عرش تک گئی ہے، ان کے لیے حل فوری اتارا گیا ہے۔ اور رفیق، اسے کب تک چھوڑ دیں گے وہ لوگ؟ کب تک وہ گھر آ جائیں گے؟ ناصرہ کو ابھی بھی صرف رفیق کی فکر تھی۔
कल सुबह तक आ जाएंगे। सुख भरी सांस लेते उन्होंने बे इख्तियार अपने हाथ दुआ के लिए उठाए थे। फिर वो जाए नमाज पर सजदा शुक्र में गिर गई थी। उनकी अल्लाह ने सुन ली थी। आयला हदीद की निगाहें उनके सजदे पर टिक गई। समात उनकी आवाज़ पर, तवज्जो उनकी पुकार पर ठहर गई। उन्होंने एक पल के लिए भी उसकी जानिब नहीं देखा था, उसका चेहरा नहीं देखा, दर्द नहीं देखा। वो अलविदा कहने को उसके पास भी न आई। वो खामोशी से गेट की जानिब बढ़ गई थी। दरवाज़ा खोले वो तारीक रात के आखिरी पहरों में घर से निकली तो उसके अकब में नासरा ने एक बार फिर सजदा किया था। स्याह कार की खिड़कियों से रेशम उसे देखती नजर आई थी। उसके तासुरात इंतहाई संजीदा थे। ड्राइवर ने फौरन उतरकर उसके लिए दरवाज़ा खोला था। अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते हुए उसने कदम बढ़ा दिए थे। वो गाड़ी में सवार हुई तो लगा मौत की उड़न खटोले पर सवार हो रही है। गाड़ी तारीक रास्ते से आगे को निकली तो रफीक मंजिल के दरो दीवार पर सजे उसकी जिंदगी के तमाम रंग सिया पड़ गए थे। किताबें राख का ढेर बन गई थी। तालीमी अस्ताद पर आग भड़क गई थी। नासरा सजदे से उठकर उसके कमरे में आ गई। अलमारी खोले अब वो उसके कपड़े निकाल रही थी। रफीक के आने से पहले पहले उन्हें आयला का सामान वहां से हटाना था, ताकि जब वो वापस आए तो उन्हें आयला के हवाले से कोई शक ना हो। वो यकीन करे कि आयला अपने वालिद के साथ जा चुकी है। कमरे से बाहर शब की स्याही में कई राज पोशीदा रह गए थे। कई झूठ सच और कई सच झूठ बन गए थे। गाड़ी अपने सफर पर रवा रही थी। आयला हदीद ने रफीक के लिए अपनी जात की कुर्बानी दे डाली थी। कैसर जलाल के ज़मीनी गहराइयों में बंद कमरे की तारीकियों में यकायक एक बल्ब रोशन हुआ था। मुतहरिक सलाखों की आवाज़ पर उसने मेज़ पर से सर उठाकर सामने देखा था। कदमों की एक चाप सलाखों के उस पार ठहर गई थी और एक उसके पास आकर थम गई थी। मालिक आपसे बात करना चाहते हैं। मालिक के जिक्र पर ही नौजवान के आंखों में सुर्खी बढ़ गई थी। सलाखों के उस पार खड़ा हुआ लड़का हाथों में लालटेन थामे उस पर निगाहें जमाए हुए था। उसके चेहरे से घबराहट आया थी। सामने दीवार पर लगी हुई स्क्रीन रोशन हो गई। वीडियो कॉल पर कोई था। उसने लब भींचकर उस चेहरे को देखा। ऑफिस कुर्सी पर बरासमान वो शख्स दाएं बाएं झूलते हुए उसे देख रहा था। बाल सलीके से जमे हुए, दाढ़ी तराशिदा शुदा, सुर्ख व सफेद रंगत, चेहरे के खैदो खाल में कशिश, लबों पर मुस्कुराहट। सुना है तुमने फरार की कोशिश की है, इसी डर से नहीं आए तुम। वो बोला तो लहजे में गुर्राहट थी। उसका बस नहीं चलता था उस शख्स को स्क्रीन से बाहर निकालकर फर्श पर पटक दे। डर तो इस वक्त तुम रहे हो, ऐसे नींद में खौफ से उठकर भागे जा रहे थे। किसे ढूंढ रहे थे? तुम्हारी मौत को। उस शख्स की हंसी बेसाख्ता थी। मेरी मौत जलाल पैलेस में क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी आंखें खून से सुर्ख होने लगी थीं। जानकर खुशी हुई। वो मुस्कुराया। कितना अच्छा हो अगर हम दोस्तों की तरह बात करें। दुश्मनी निभाकर दोस्ती की बात करते हो। दुश्मनी? तुम इसे दुश्मनी कहते हो? वो उसके जवाब से महसूस हुआ था। सोचो अगर मेरी दुश्मनी ऐसी है तो मेरी मोहब्बत कैसी होगी हशीम। कितनी बार बताऊं मेरा नाम हशीम नहीं है। वो आंखों में नफरत लिए उसे भारी सांसों के साथ देखता रहा था। हशीम नहीं है तो फिर क्या है, बताओ। वो कोई जवाब नहीं दे सका। तुम्हें तो अपने नाम पर भी यकीन नहीं है, मेरे लफ्जों पर क्या होगा। टांग पर टांग जमाए वो ऑफिसियर के साथ पुष्ट दिखाए हुए गया हुआ था। अरबाज उसके पीछे अपनी पुष्ट पर हाथ बांधे हुए सीधा खड़ा था। उसके अकब में सलाखों के उस पार खड़े हुए शेर दिल ने गहरी सांस भरकर सारंग को देखा जो स्टेप्स पर बैठा था। अंदर क्या बात हो रही थी, उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। छोटे मालिक कोई गुंडे वुंडे हैं क्या? उसने गर्दन मोड़कर सारंग से पूछा। सारंग अपनी गर्दन पीछे को झुकाए हुए पथरीली छत को देख रहा था। उसका सवाल सुनकर नफी में गर्दन हिलाई। मगर उन्हें देखकर तो ऐसे लगता है जैसे वो किसी जहन्नुम से निकला हो। जुमला सारंग ने मुकम्मल किया था। शेर दिल चुप हो गया। बड़े मालिक से इतनी नफरत क्यों है? वो उस राज में नया शामिल हुआ था, उसे किसी बात का इल्म ना था। तुम्हारे छोटे मालिक की याददाश्त नहीं है इसलिए। सारंग के अकब में ऊपर अंधेरे में गुम होती हुई सीढ़ियों पर एक सरापा उभरा था जिसका ना कोई साया था ना कोई आहट थी। याददाश्त नहीं है? शेरदिल हैरत ज़दा सा सारंग को देखने लगा। उन्हें जब कुछ याद नहीं है तो वो बड़े मालिक से इतनी नफरत। तुम्हें अगर कोई इस तरह कैद कर दे तो क्या तुम्हें उससे मोहब्बत होगी? शेरदिल का दिल बेइख्तियार ही नफी में हिला। इसका मतलब है बड़े मालिक गलत कर रहे हैं। वो सही कर रहे हैं या गलत, इस पर सवाल करने का हमें कोई हक नहीं है शेरू।
शेरदिल चुप हो गया। उसका जहन अब उलझनों का शिकार हो रहा था। अगर छोटे मालिक की याददाश्त वापस आ गई तो क्या सब ठीक हो जाएगा? कुछ देर बाद उसने पूछा, हाँ 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 हाँ, तुम्हारे छोटे साहब इससे ज्यादा नफरत करेंगे तुम्हारे मालिक से, बल्कि जान पर आ जाएंगे। क्या ऐसी दुश्मनी है? बड़ी पुरानी दुश्मनी है। सीढ़ियों पर खड़ा हुआ हैवला तारीकी से जरकार रोशनी में आ गया। नाजुक नंगे पांव पथरीली सीढ़ियों पर पड़ने लगे थे। दाहिना हाथ दीवार पर मुतहरिक हुआ। टिप टिप गिरती हुई पानी की बूंदों में सारंग ने यकायक रवानी महसूस की। शेरदिल को मजीद न बोलने का इशारा करते हुए वो अपनी जगह से उठ गया। कान के पास दाहिना हाथ लेकर उसने सुनने की कोशिश की। क्या तुम सुन पा रहे हो? उसने शेरदिल से पूछा। क्या? पानी की आवाज? यहाँ तो ऐसी कोई आवाज नहीं है। है, पहले कम थी, अब ज्यादा है। निस्वानी वजूद उसके ऐन अकब में आन खड़ा हुआ था। सतरंगा मफलर आज भी हाथ में भीगा हुआ था। सारंग ने गर्दन घुमाकर ऊपर जाती हुई सीढ़ियों को तारीकी तक देखा था। वहां कोई ना था। मेरा वहम, मेरा ख्याल। उसने गहरी सांस भरकर अपनी लालटेन उठाई। ऐन उसी लम्हे सलाखें स्लाइड कर गईं। अरबाज बाहर आ चुका था। उसने जुजाजी दरवाजा अपने अकब में बंद कर दिया। सारंग ने एक उछटती निगाह अरबाज पर डाली। समझ नहीं पा रहा बड़े मालिक ने शेरदिल को यहाँ आने की इजाजत क्यों दी है। यह हमारा सवाल नहीं है सारंग, अरबाज ने उसे टोका। शेरदिल ने इन दोनों की शक्ल देखी। खुश्क लबों को तर करते हुए वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो तीनों ऊपरी दरवाजा खोल कर जा चुके थे। सीढ़ियों पर वो लड़की अभी भी खड़ी थी। उसके सतरंगे मफलर से पानी की बूंदें टिप टिप गिरने लगी थी। वो नीचे नकराई रोशनी में नजर आते हुए शीशे को देख रही थी, जिसके उस पार दीवार की ओट लिए सलाखों के हिसार में वो नौजवान अपना सर पकड़े हुए बैठा था। हशीम नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं हशीम। मेज पर रखा हुआ शीशे का गुलदान उसने स्लाइड पर दे मारा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। उसने फिर कुर्सी उठाकर फर्श पर पटक दी थी। सीढ़ियों पर खड़ी वो लड़की उल्टे पांव वापस पलट गई थी। जहीर हाउस, इस्लामाबाद। रेशम के हमरा वो जहीर हाउस में दाखिल हुई तो इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। घर की तमाम रोशनियां हनूज मध्यम और सन्नाटे गहरे हो रहे थे। मिसिस जहीर लाउंज में ही उसके इंतजार में बैठी थी। कदमों की आहट पर उन्होंने सर उठाया, फिर उसे देखकर मुस्कुराई। तुमने कहा था वापस तुम मरकर ही आ सकती हो। बताओ, मरकर आई हो या जिंदा हो अभी भी? ये तो वक्त बताएगा मैं आपके पास जिंदा होकर आई हूँ या मुर्दा बनकर। मिसिस जहीर को उसके जवाब ने काफी महसूस कर दिया। वो भी इख्तियार हंस दी। काफी गुस्से में लग रही हो। सिर्फ गुस्सा नहीं। उसके लब हिले, आवाज मजबूत। मुझे आपसे शदीद नफरत भी हो रही है। मुझसे नफरत? उन्होंने सवालिया आबरू उठाए। अपनी उस औलाद के लिए जो इस दुनिया में नहीं है। आप किसी और की औलाद को खतरे में डाल रही हैं। आई बिलीव तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे पहले ही तुम्हें इस खतरे में डाल चुके हैं। मेरे पेरेंट्स मेरी जिंदगी में नहीं हैं। आप उन्हें मेरे मामलात में भी मत लाएं। लाना जरूरी है ताकि तुम अपनी पोजीशन और सिचुएशन को अच्छे से समझ सको। रफीक अगर जेल में रहा तो बाहर तुम क्या करोगी? पढ़ाई मुकम्मल कर पाओगी या तुम्हारी ताई नासरा वो उसके बगैर जिंदगी गुजार पाएंगी? ये मेरे सवाल का जवाब हरगिज नहीं है। जवाब तो है, चाहे किसी भी सवाल का हो। मैं कोई हथियार नहीं हूं जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। मेरे लिए तो हो। आंखों में सख्ती लिए वो तमसाते हुए उन्हें देखती रही। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी, एक नई पहचान दे रही हूँ डियर, उस एक काम के बदले जो तुम मेरे लिए करोगी। आयला ने लब भींचकर अपना गुस्सा दबा लिया था। उस काम के बाद आप में और कातिल में क्या फर्क रह जाएगा? वो कत्ल जुल्म, ये कत्ल इंसाफ। उनकी आंखों में शालाओं की लपक थी। फिर वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आई। तुम्हें मैं ही गलत लग रही होंगी क्योंकि तुमने अपनी औलाद के टुकड़े नहीं देखे, उसके मशकशुदा लाश को नहीं छुआ तुमने। तुम्हें किसी ने उसकी तशद्दुद ज़दा तस्वीर भी नहीं भेजी। उनकी सियाह आंखों में वहशतें उतर आई थी। उनके चेहरे के तासुरात में गम शिद्दत नजर आने लगा। उनकी आवाज़ में दर्द की सख्ती आयला हदीद के रोंगटे खड़े कर गई थी। मिसिस जहीर पहली बार एक मुश्तिल माँ के तौर पर नजर आई थी। वो कुछ देर तक उन्हीं तासुरात के साथ देखती रहीं, फिर गहरी सांस भरकर अपना रुख बदल गई। घुंघराले बालों में उंगलियां चलाते हुए वो यहाँ से वहाँ देखती, गहरी सांस लेती रही, फिर अपने आसाब पर काबू पाकर उसकी तरफ पहले जैसा तासुर के साथ मुड़ी और मुस्कुरा दी। आओ बैठकर बात करते हैं। खुश इखलाकी का मुजाहरा करते वो सोफे पर जा बैठी।
जब तक मेरे ताया जेल से बाहर नहीं आ जाते कोई बात नहीं होगी। उसका इरादा वाज़ेह और लहज़ात में था। मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा। उन्होंने मुस्कुराकर अपना मोबाइल उठाया। खालिश इंग्लिश में उन्होंने दूसरी तरफ से किसी से बात की थी। ये काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। हुक्म देकर उन्होंने कॉल काट दी थी। फिर उन्होंने एक बार फिर उसे बैठने का इशारा किया था। अपने बैग की स्ट्रिप्स पर गिरफ्त जमाए वो सिंगल सोफे पर उनके सामने बैठ गई थी। खाने का इंतजाम करो रेशम। इस सदमे में बेचारी ने कहाँ कुछ खाया होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो सख्त लहजे में गोया हुई। ठीक है, सो जाओ, आराम कर लो कुछ देर के लिए। रेशम, गेस्ट रूम में ले जाओ इसे। जब तक ताया जेल से निकलकर बाहर नहीं आ जाते मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। मिसिस जहर के तासुरात में संजीदगी दर आई थी। आयला हदीद उनकी आंखों में आंखें डाले बैठी थी। तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है? भरोसा तो अब्बू को भी आप पर बहुत था। मिसिस जहर मुस्कुराकर रह गई थी। ठीक है, तुम यहाँ बैठकर इंतजार कर सकती हो। इंतहाई संजीदगी से कहकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। रफ़ीक की आज़ादी तुम्हारी कैद है आयला, याद रखना। जब तक तुम मेरा काम नहीं कर देती तब तक अपने ताया को खतरे से बाहर मत समझना। मैं ये सारा खेल दोबारा भी रचा सकती हूँ। मैं अपना टारगेट अगली बार रफ़ीक के बजाय फहद आयशा को भी बना सकती हूँ। एक अदा से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो नज़रों से ओझल हो चुकी थी। रेशम महज चंद लम्हों के लिए वहाँ रुकी थी, फिर वो भी वहाँ से चली गई थी। उसकी अटकी हुई सांसें उस एक लम्हे में बहाल हुई थी। संजीदा तासुरात में यकायक वहशत उतर आई थी। कत्ल, और वो अंदर से वो रेजा रेजा होने लगी थी। कैसे, आखिर कैसे? उसने बेबसी से अपना सर हथेलियों पर गिरा दिया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि इब्तिहाल की आंख खुल गई थी। कमरे की नीम तारीकी में आतिशदान के सामने ही जायनमाज बिछाकर मिराल सजदा रेज थी। करवट बदलकर अपना सर तकिए पर रखे वो खामोशी से उसे देखती रही। सजदा तवील से तवील तर हो गया था और जब वो उठकर बैठी तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था। जो लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलता है उसने तुम्हें बदलने के लिए क्या लिया? कुछ अजियत से आंखें मीचकर उसने दोबारा सजदा किया था। इब्तिहाल उठकर बैठ गई। वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही, यहाँ तक कि मिराल अपने तहज्जुद की नमाज से फारिग हो गई थी। ये रूटीन वो बचपन से देखती आ रही थी। ऐसी कोई रात मिराल की ज़िंदगी में नहीं आई थी जिसके आखिरी पहर उसने नफिल ना पढ़े हों या दुआ न की हो। जाए नमाज समेटते उसकी निगाह मिराल पर पड़ी तो लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जाग गई हो तो नफिल भी पढ़ लो, दुआ कर लो। उससे क्या होगा? अल्लाह राज़ी होगा, परेशानियाँ दूर होंगी। आप तो कई सालों से पढ़ रही हैं, आपकी परेशानी दूर हुई, अल्लाह राज़ी हुआ? मिराल ने मुसल्ला रखकर उसे देखा। जब अल्लाह आपको नहीं दे रहा तो मुझे क्यों देगा? वो मुझे दे रहा है, तुम्हें भी देगा। मुझे आपकी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मिराल अपनी जगह रुक गई। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा नहीं चाहिए जो आपको मिल रहा है। तो वो मांगो जो तुम्हें चाहिए। आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी भी नहीं होंगी। मिराल का दिल गहरे पाताल में जा गिरा। ऐसा नहीं है आला। ऐसा ही है, हतमी लहजे में कहकर वो बिस्तर पर वापस लेट गई। वैसे आज आपने अपने अल्लाह से क्या मांगा? शाहजेब, उसकी मोहब्बत या मेरी मौत? हाला? मिराल ने तड़प कर उसे देखा था। उसने लिहाफ सर तक तान लिया। फजर की नमाज की अदायगी के बाद गहरी सांस भरकर आयला ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। उसने कुछ मांगने की कोशिश की। आवाज़ बैठी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सारी रात एक अंदरूनी जदाल में गुजरी थी। रास्ते का इंतखाब उसने कर लिया था, अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। रेशम ने 8 बजे का वक्त बताया था। रफ़ीक की रिहाई चंद घंटों के फासले पर थी और वही फासला उसके असाब पर भारी पड़ रहा था। एक दिल चाहा सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाए, अपने बाप से राब्ता कर ले या अपनी माँ के पास चली जाए या फिर ज़मीन पर यूँ रूपोश हो जाए कि कभी किसी को न दिखाई दे। मगर ऐसा कुछ भी मुमकिन ना था। नमाज के बाद वो एक बार फिर सोफे पर बैठ गई थी। 8:30 बजे के करीब रेशम ऑफिस रूम से निकलकर उसके पास आ गई थी। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने स्क्रीन आयला के सामने कर दी थी। वादे के ऐन मुताबिक रफ़ीक को रिहाई मिल चुकी थी। थाने से बाहर वो नासरा ताई और फहद से मिलते नजर आ रहे थे। उनकी हालत अबतर हो चुकी थी। चंद हफ्तों में वो सालों के बीमार नजर आ रहे थे। वो रो रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। वो फहद के गले काफ़ी देर तक लगे रहे थे। चंद लम्हे पहले की वीडियो है। रेशम ने मोबाइल पीछे हटा लिया। जब वो घर पहुंच जाएगा तो उसकी अपडेट भी दे दूंगी। तुम बताओ अब, नाश्ता यहीं लोगी या गेस्ट रूम में जाना पसंद करोगी?
गहरी सांस भरकर आयला ने अपने आंसू साफ कर डाले। खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए उसने सर उठाया। कमरे में जाना चाहूंगी। रेशम की मुस्कुराहट उभर कर खत्म हुई थी। अच्छी बात है कि तुम समझदारी से काम ले रही हो, और इससे भी अच्छा रहेगा अगर तुम कोई चालाकी ना करो। आयला की खामोश निगाहें उसके चेहरे पर जम गई। तुमसे पहले मैम ने जिस बंदे को हायर किया था उसने की थी चालाकी। उसने बाकायदा धोखा दिया था। जानती हो अब वो कहाँ है? आयला की हलक में कोई शय फंस गई थी, मगर तासुरात में सख्ती लिए वो उसकी आंखों में देखती रही थी। बिल्कुल दुरुस्त समझी, गोली मैंने ही चलाई थी, और याद रखना मेरा निशाना कभी खता नहीं होता। तो आप कर लेती है काम। रेशम जाने को मुड़ी तो वो फौरन बोल पड़ी, मारवान जलाल का निशाना भी आप ही लगा लेती। रेशम रुक गई। कहा ना, ये वो काम है जो तुम ज्यादा अच्छे से कर सकती हो। वो जा चुकी थी और आयला हदीद अपनी जगह बैठी रह गई थी। गुल वेलफेयर हाई स्कूल में घंटियां बज उठी थीं। ब्रेक का वक्त हो चुका था। तमाम बच्चे क्लासेस से भागते दौड़ते बाहर निकल रहे थे। उस दौरान इब्तिहाल भी अपना बैग बंद करके बाहर आ गई थी। वो नीचे ग्राउंड की तरफ जा रही थी जब रमशा ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया था। मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। जेबों में हाथ डाले वो उसके साथ चलने लगी। आई एम सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी बदतमीजी की। मेरा ख्याल था तुमने मेरी डायरी पढ़ी होगी। इब्तिहाल रुक गई। अब वो रमशा को देख रही थी। मगर अपनी वो डायरी तो मैं स्कूल लाती ही नहीं हूँ। उसने स्कार्फ का पल्लू गर्दन पर दुरुस्त किया। फिर उसने वो सवाल किया जो गुज़िश्ता रात उसे बेचैन किए हुए था। इब्तिहाल, तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला? अपनी आंखों में खामोशी लिए इब्तिहाल ने अब रुक कर उसे देखा। क्या कैसे पता चला? जो तुमने उस दिन कहा। उसने बेकरारी से निचला लब काटा। क्या कहा था? मेरी माँ के बारे में, कि वो मुझे मार देंगी। क्या ऐसा नहीं है? इब्तिहाल के सवाल पर वो आंखों में उलझन लिए उसे देख कर रह गई। वो लड़की उसकी पड़ोसन नहीं थी, उसके साथ उसकी दोस्ती नहीं थी, वो उसके घर के हालात से किसी तौर वाकिफ नहीं हो सकती थी। उसे उसकी माँ के रवैये का किसी तौर पर भी इल्म नहीं हो सकता था, क्योंकि वो जो कुछ भी करती थी बंद कमरे में करती थी। मार धाड़ और तशद्दुद अब रोज का मामूल था। तुमने कैसे? तुम्हें बुरा लगा मैंने तुमसे वो बात कही? रमशा का सर नफी में हिला, आंखों में नमी उतर आई। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए फिक्र दिखाई थी। सगी माँ है। उसका सर नफी में हिला। वो स्वेटर के आस्तीन को खींचकर अपना जख्म छुपा रही थी। तुमने बताया नहीं। तुम्हें किसने बताया इस बारे में? मेरे बारे में? तुम्हारे कलम ने। रमशा ने चौंक कर सर उठाया था। मेरा कलम? मजाक कर रही हूँ। वो मुस्कुराकर संजीदा हुई। यही हाल रहा तो एक दिन सच में वो तुम्हें मार डालेंगी। क्या तुम्हारे पास जिन्नात हैं? रमशा के चेहरे पर हरास फैल गया। किसी मखलूक का साया है तुम पर? क्या खबर ऐसा ही कुछ हो। क्या तुम डर रही हो? उसकी आंखों में शरारत थी। खौफ के बावजूद रमशा ने नफी में सर हिलाया। वेरी गुड। वो जाने को मुड़ी तो रमशा ने दोबारा पुकारा। क्या हम रोज साथ बैठ सकते हैं? इब्तिहाल रुक गई। रोजाना ताखीर से आने की वजह से दोनों को जगह एक साथ ही मिल रही थी, और आज इब्तिहाल पहली रो में बैठ गई थी तो रमशा को लगा वो नाराज है, तभी अपना जगह बदल चुकी है। इब्तिहाल ने चंद लम्हों के लिए कुछ सोचा, फिर अस्पात में सर हिलाकर चली गई। गहरी सोच में डूबी हुई रमशा वहां खड़ी रह गई। हरनाई का जंगल सर्द हवाओं की जद में था। दोपहर का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी। अम्मूजान बाहर बेंच पर बैठी थी। उनके करीब आग जल रही थी। दूर दरख्तों की झुंड और बुलंदी से राकान अपने हम उम्र बच्चों के साथ भागता दौड़ता जा रहा था। उसकी चीखों पुकार की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थीं। अखरोट के एक दरख्त की कटी हुई शाखों को पकड़ पकड़ कर वो ऊपर तक चढ़ गया था, और कभी वो शाख से उल्टा लटक कर झूलने लगता था। उसके साथी भी फुर्तीले थे, मगर वो ऐसा करतब नहीं दिखा सकते थे जैसे वो दिखाता रहा था। शाख से झूलकर अब वो नीचे उतरा तो बच्चों में एक बार फिर दौड़ शुरू हो गई थी। रीच पॉइंट अम्मोजान का वो बेंच था जिस पर बैठकर वो डब्बे पर नक्श बना रही थी। चंद ही लम्हों में वो अपने तमाम साथियों को पीछे छोड़ता उन तक पहुंच गया था। जीत गया। वो पीछे उनके कमर के गिर्द बाजू बांधे हुए लेट गया था। अम्मोजान उसका लम्स पाकर मुस्कुराई थी। उसके साथियों ने सोचा कि राकान तो जीत चुका है, अब वो बेंच तक क्यों भागे, सो वो शोर मचाते हुए दरख्तों के झुंड में गायब हो गए। अम्मोजान पूछे मुझसे, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा?
क्या बनोगे? उनके हाथ में वुड का रोगन नाइफ था। वो डब्बे की अगली साइड पर नरगिसी फूल का नक्श बना रही थी। मैं रेसर बनूंगा अम्मो, वो एक अजीम से बोला। मैं रोज रेस में सबसे जीत जाता हूँ। अम्मू जान ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। 2 रोज पहले तक उसका ख्वाब टीचर बनने का था। इससे पहले वो घुड़सवार को अपना मुस्तकबिल बना चुका था। एक बार रोटी के छोटे पेड़े को उसने अच्छे से गोल कर लिया था, तो उसने कहा वो बड़ा होकर शेफ बनेगा, रोटियां बनाया करेगा। अम्मू जान को वो हर रोटी फ्री में दिया करेगा। मैं तो इब्तिहाल से भी जीत सकता हूँ, मगर वो मेरे साथ दौड़ती ही नहीं है। अम्मू जान ने सर उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा भागने दौड़ने की वजह से खेलने कूदने के बाद सुर्ख हो रहा था। आसमानी मफलर गर्दन से लपेटकर उसके सिरों को उसने अपने हाथों से पकड़ रखा था। ऊनी कैप ने कुछ बाल छिपा रखे थे और कुछ बाल उसके माथे पर और कानों पर से भी नजर आ रहे थे। उसी लम्हे उन्हें राकान के अकब में चढ़ाई के रास्ते से एक खातून नीचे उतरती हुई नजर आई। खातून के साथ उसका मुलाजिम भी था, जो वहीं रुक गया था। जाओ खेलो, बॉक्स रखकर उन्होंने राकान से कहा, जो उसी वक्त मैच से कूदा और मशरकी सिमत भागा। एहतियात से कदम उठाती हुई खातून ने उस 8 साला बच्चे को बर्क रफ्तारी से भागते दूर तक देखा। फिर वसी सब्जाजार पर कदम धरती अम्मू जान की तरफ जाने लगी। उसका लिबास सियाह फ्रॉक नुमा था, खुला ढला सा, जिसके तंग आस्तीनों पर उसने चंद कड़े पहन रखे थे। सर पर हेड के नीचे सियाह शॉल थी, जिसे उसने ओढ़ रखा था और जिसके सिरों में उसका चेहरा काफी हद तक पोशीदा रहा था। राकान ने बुलंदियों से उस औरत को अम्मू जान के पास बेंच पर बैठते देखा और अपने साथियों के साथ नहर की तरफ भाग गया। जहीर हाउस के इस आलीशान गेस्ट रूम में वो बेड ग्राउंड से टेक लगाई हुई बैठी थी। दीवार गिर खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। कमरे की रोशनियां अभी उसने मध्यम कर रखी थी। मुलाजमा कुछ देर पहले उसे नाश्ता देकर गई थी, जो मेज पर जू का तू पड़ा हुआ था। कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई थी। दरवाजा खोलकर रेशम अंदर आ गई। मिसिज जहीर उसे ऊपर बुला रही थी। पैरों में जूते उड़सते वो रेशम के पीछे बेहद खामोशी से सीढ़ियां चढ़ती और ऊपरी मंजिल पर आ गई। यहाँ कई कमरे, कई दरवाजे थे, लाउंज और राहदारियां थीं। वो रेशम के साथ एक बंद दरवाजे के सामने रुक गई थी। रेशम ने दस्तक देकर उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया। गहरी सांस भरकर हिम्मत मुस्तमा करते वो अंदर दाखिल हो गई थी। वसीओ अरीज कमरा सुर्ख और सफ़ेद थीम में सजा हुआ था। मुंतकिश ब्राउन फर्नीचर के अतराफ में पर्दे लटक रहे थे। खिड़कियों के ऊपर के पर्दे सुनहरी, सफ़ेद फर्श पर बिछा हुआ कालीन भी सुनहरी था। उन्हीं सुनहरी रंगों में कई यादें बसी हुई थी। कई ख्वाब बंद अलमारी में यूं ही ठहरे हुए थे। कई किताबें बेजान सी रैक्स में पड़ी रह गई थीं। सामने वाली दीवार पर परिसर लिखा हुआ था। वो नाम एक मरकज था। उस नाम के साथ कमरे के हर एक शय जुड़ी हुई थी। गो के बत्तियां जल रही थी, मगर फिर भी उसे उस कमरे की वसात में तारीकी का एहसास हुआ था। वो तारीकी जो बेड पर बैठी हुई मिसिज जहीर के वजूद से उमड़ती आ रही थी। उनके बाल खुले हुए थे, उनकी आंखों में नमी ठहरी थी। तस्वीर का एक फ्रेम उनके हाथ में था। वो तस्वीर उनकी बेटी की थी। ये परीसा का कमरा है, प्यारा है ना? बात करते हैं उनकी आवाज़ से मोहब्बत झलकी। जिस तरह वो सेट कर कर गई थी, बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने उसकी एक चीज़ को भी यहाँ से वहाँ नहीं किया। आयला खामोश रही। उन्होंने तस्वीर का एक फ्रेम उसके सामने किया। उसने देखा तस्वीर के वस्त में एक हंसता मुस्कुराता हुआ नौजवान खड़ा था, जिसके दाएं बाएं 3 लड़कियां खड़ी थीं। परीसा, उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर उंगली रखी। ये नायाब है। उन्होंने दूसरी लड़की का चेहरा छुआ। और ये जरगुल। उनकी उंगली अब तीसरे पर आ ठहरी थी। तुम्हें शायद हैरत हो ये जानकर, मारवान के साथ खड़ी हुई इन तीनों लड़कियों में से अब कोई भी जिंदा नहीं है। आयला हदीद सांस नहीं ले सकी थी। उसकी आंखों में हैरत और खौफ के जज्बात एक साथ उमड़ आए थे। गहरी सांस भरकर अब वो सामने देखने लगी थी। मैंने परीसा को बहुत समझाया था। मैंने उससे कहा था नायाब की मौत को नज़रअंदाज मत करो, मगर उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उसे मरवान के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता था। उन्होंने फिर उठकर वार्डरोब के सारे खाने खोल दिए। परीसा के दीदा जेब महंगे मलबूसात से अलमारी भरी पड़ी थी। दराजों में उसके गोल्ड और डायमंड्स के सेट चमक रहे थे। अंगूठियों का कलेक्शन 4 बड़े डब्बों में मुश्तमिल था। उसके नाम पर जितनी जायदाद और प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, वो कागजात भी वहीं रखे थे। मिसिस जहीर ने एक एक शय उसे दिखाई थी। अपनी नम आंखों में एक अलोही सी चमक लिए वो उसकी तरफ मुड़ी। बस एक बार तुम मारवान की जान ले लो, फिर ये सब तुम्हारा होगा।
आयला हदीद के अंदर सन्नाटे छा गए थे। अपनी हर वो प्रॉपर्टी जो मैंने परीसा के लिए खरीदी थी तुम्हारे नाम कर दूंगी। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ आयला। बदले में मुझे बस वो लड़का मुर्दा चाहिए। ये सब कैसे होगा? उनके बराबर में बैठे अपने तासुरात में हनूस खामोशी और सर्द महरी लिए उसने सीधा सवाल किया था। मिसिस जहीर के अज़ाइम से वो आगाह थी, मगर प्लानिंग पर अभी कोई बात नहीं हुई थी। वो उनके जहन तक पहुंचना चाहती थी, उनकी चाल को समझना चाहती थी। मिसिस जहीर कुछ देर गहरी सोच में परीसा की कोई तस्वीर देखती रही, फिर उन्होंने सर उठाया। मैंने परीसा को कसरे जलाल में भेजा था, मैं तुम्हें भी वहां भेजूंगी। आयला की धड़कन कुछ शदीद हुई थी। फर्क हैसियत और पोजीशन में होगा, तुम वहां एक हाउस मैनेजर के तौर पर जाओगी। आंखों में हैरत लिए वो खामोशी से उन्हें देखती रही। 2 माह पहले उनकी साबका हाउस मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया था, तब से वो जरका क्रस्ट एस्टेट से राब्ते में है एक नई हाउस मैनेजर के लिए। और जरका अनवर मेरी दोस्त हैं। एक लम्हे का तवक्कुफ लेके उन्होंने कुछ सोचा। पिछले माह भी उसने कुछ फाइल्स भेजी थीं, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई थी। यकुम को वो दोबारा भेजेगी और उनमें से इस बार तुम्हारा नाम भी शामिल होगा। आयला ने उनकी पूरी बात सांस रोक कर सुनी थी। मिसिस जहीर ने तमाम मालूमात तय कर रखे थे, उनका प्लान मुकम्मल था। मगर मेरा उन मामलात में कोई तजुर्बा नहीं है, उसने साफ कह दिया था। क्या तुम्हें पहले भी कभी किसी तजुर्बे की जरूरत पड़ी है आयला? उनका सवाल आयला हदीद को लाजवाब कर गया। एक बार बस देखती हो और सीख जाती हो। सीखना अलग बात है, उसे अप्लाई करना अलग है। तुम्हें क्या लगता है आयला, मैं बेवकूफ़ हूँ? आपके मिसिस जहीर ने अपने तासुरात में सख्ती ठहरा ली। तुम्हें जानती नहीं हूँ। आयला के लफ्ज़ सख्ती से भिज गए थे। तुम सिर्फ देखती तो नहीं हो, सब रिकॉर्ड भी करती हो। कोई भी बात तुम्हारे जहन से महू नहीं हो सकती। वो चुप रही। तुम मारवान जलाल की एक एक हरकत को बेहतर समझ सकती हो, उसके मूड पर रख सकती हो। कसरे जलाल राजों से भरा हुआ है, और मैं ये भी जानती हूँ मारवान बगैर किसी वजह के दवारियान में नहीं रुका। कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। ये भी तो हो सकता है आप मेरी प्रोफाइल भेजें और वो मुझे रिजेक्ट कर दे। उसने एक और नुक्ता उठाया। मारवान का बटलर अरबाज हमेशा अपने मालिक और कसरे जलाल के लिए बेहतरीन की तलाश में रहता है। पिछली बार मेल और फीमेल दोनों काबिल नाम मौजूद थे, मगर तफसीलात पढ़कर उसने रिजेक्ट कर दी। जानती हो क्यों? उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खला हमने छोड़ा था, क्योंकि हम चाहते थे वो रिजेक्ट हो। तो अब इस एक माह में क्या क्या होगा? तुम्हें कल ही रेशम जरका क्रिस्ट ले जाएगी। उनकी पूरी टीम है, स्टाफ है। वो तुम्हें एलीट के रहन सहन और उनकी खिदमतदारियों के तमाम गुण सिखाएंगे। तुम्हें वहाँ का काम कैसे करना है, कैसे रहना है, और कैसे एक प्रोफेशनल हाउस मैनेजर के तौर पर उभर कर सामने आना है, सब कुछ। वो मेरा बैकग्राउंड चेक भी तो कर सकते हैं, वो जान भी तो सकते हैं कि मुझे प्लांट किया जा रहा है। हम तुम्हारी कहानी में कोई ऐसा रद्दोबदल नहीं कर रहे जिसकी बुनियाद पर यह सवाल उनके जहन में आए। तुम हदीद और अमारा की बेटी हो, दोनों ने अलहदा होकर अपने घर बसा लिए। तुम अपने ताया के यहाँ पली बढ़ी हो। उनके साथ तुम्हारे टर्म्स अच्छे नहीं। जल्द ही तुमने जरका क्रिस्ट एकेडमी ज्वाइन कर ली, कोर्सेज किए, ज़बानें सीखी और फिर यहाँ अप्लाई कर दिया, और अब तुम पहली बार कहीं काम करने वाली हो। उन्होंने कहानी का पूरा प्लॉट तरतीब देकर उसे किरदार बना डाला था। पहली बार? उसने पुरसोस अंदाज में उन्हें देखा। वो क्यों एक ऐसी हाउस मैनेजर को हायर करेंगे जिसका तजुर्बा पहले कहीं भी नहीं रहा? यही तो प्लस पॉइंट है। मिसिस जहीर शैतानियत से मुस्कुराई। खैर, देखते हैं तुम्हारी किस्मत क्या पलटा खाती है। वो उन्हें देख रही थी और सोच रही थी इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा हो जाए जिसकी बिना पर अरबाज उसे रद्द कर दे। कोई गलती, कोई कोताही, कोई झूठ पकड़ा जाए, कोई शक सामने आ जाए। मुमकिन है कसरे जलाल पहुंचने से पहले ही ये किस्सा तमाम हो जाए। दिल में उम्मीद लिए वो अपनी जगह से उठ गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते, रेशम के पीछे चलते उसने अपना जहन उस एक लम्हे में हर जानिब दौड़ा लिया था। हर मुमकिन खतरे को जांच लिया था, हर मुमकिन हिसाब को परख लिया था। मारवान जलाल और मिसिस जहीर दोनों की जंग में वो एक हथियार बनी वस्त में खड़ी थी। कसरे जलाल की मीनारों पर रोशनियां धरी थी। शब की रोशनी में कसर का अंदरूनी हिस्सा बका नूर बना हुआ था। स्टाफ मुतहरिक था। लंबी डाइनिंग टेबल पर खाने के लवाजमात रखे जा रहे थे। जलाल साहब आतिशदान के सामने आरामदह सोफे पर बैठे दीवारगीर खिड़की से बाहर बाग के दरख्तों को देख रहे थे।
जिनकी शाखाएं हवाओं की शिद्दत से झुकी चली जा रही थीं। उनकी बाईं जानिब शीशे की दीवार थी और उस दीवार के दूसरी जानिब स्विमिंग पूल था, जिसके अतराफ में कई पौधे रखे थे। वहीं कुर्सी पर सारंग अपने यूनिफॉर्म में मलबूस बैठा था। उसके हाथ में एक जंजीर थी जिसे वो उंगलियों पर घुमाए जा रहा था। उसके ऐन सामने स्विमिंग पूल के पानी में यकायक भंवर बना था, जैसे कोई आहिस्तेगी से पानी के अंदर उतर गया हो। सारंग ने बेइख्तियार ही निगाह उठाई, फिर दोबारा झुका ली। भंवर मुतहरिक सा पूल किनारे उसके कदमों के करीब आकर ठहर गया। क्या खबर है? कुछ ही देर में अरबाज वहां आ गया था। नया आर्टिकल छपा है, नए हैशटैग चलाए जा रहे हैं। नाम तो अभी भी बड़े मालिक का वही है, वही नीली दाढ़ी वाला बादशाह। अरबाज की पुरसोस निगाहें उसके चेहरे पर जम गई। तुम मालिक के लाडले हो, कह दो बाल रंग ले अपने, नाम बड़ा सूट करता है। तमीज से सारंग। अरबाज की सख्त भारी आवाज का रौब उसे खामोश कर गया। मजाक कर रहा था। जंजीर घुमाते अपनी जगह से उठ गया। तुम्हारे मजाक अब हद से गुजरने लगे हैं। सारंग खिसियाना हो गया। और शेर दिल के साथ फजूल बातें मत किया करो। उसे समझाओ, सवाल बहुत करता है। करने दो सवाल, जो बात उसे बतानी होगी वो मैं उसे बता दूंगा। पता नहीं मालिक को क्या सूझी, उस डरपोक को भी इस राज में शामिल कर दिया। 2 झापड़ लगेंगे, सब उगल देगा। मालिक का फैसला, मालिक की मर्जी। सारंग गहरी सांस भर कर रह गया। जमाना हाउस की शादी के घर की रौनकें उरूज पर थीं। घर के छोटे बड़े किसी न किसी काम में मसरूफ दिखाई देते थे। कोई आ रहा है, जा रहा है। मुलाजमीन की दौड़ें अलग से लगवाई जा रही थीं। लाउंज में बराजमान होकर शीशे की एक दीवार के उस पार सब्ज आहते का जायजा लेते हुए अनुषा ने शगुफ्ता को चाय का हुक्म दिया था और बनाकर उसके सामने रखने वाली मिराल असफंद थी। रुको। कप रखकर वो 2 कदम ही बढ़ी थी कि रुकना पड़ा। मुड़कर उसने अनुषा को देखा। सफेद गाउन में मलबूस वो टांग पर टांग जमाए बैठी थी। फैली हुई आस्तीनों से झालरें लटक रही थी। जूता भी सफेद ही था, इयररिंग्स भी। सुनहरी डाई बाल उसने खुले छोड़ रखे थे। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ के सभी मुलाजमीन के साथ उसका तारुफ हो चुका था, एक वही रह गई थी। मिराल। अनुषा ने उसे बगौर देखा। आंखों के हल्के में गहरे पसमर्दा चेहरे से थकावट आया थी। मुलाजमीन तो घर में और भी थे, मगर किसी की भी हालत ऐसी ना थी जैसी उसकी थी। वो लड़की उसे बरसों की बीमार लगी थी। उसके वजूद पर खद्दर का हल्के रंग का खुला ढुला सा सूट था, जिसकी कमीज के दामन पर सिलाई लगाकर फटे हुए कपड़े को जोड़ा गया था। यहाँ कब से काम कर रही हो? उसकी पलकें लम्हे भर के लिए झुकी थी, फिर उठ गई। काफी अरसा हो गया है। चाय का एक घूंट लेकर वो उठ खड़ी हुई थी। उसके पास आकर एक लिफाफा आगे बढ़ाया। कल मैंने सारी मेड्स को दिया था, तुम रह गई थी। मिराल असफंद की निगाहें उसके हाथ से फिर चेहरे पर जमी रह गई। शुक्रिया, मुझे रहने ही दें। उसने पैसे ना लिए, फौरन से पलट गई। मिराल की यह हरकत अनुषा को इंतहाई नागवार गुजरी थी। मालकिन होने के नाते तुम्हें बोनस दे रही हूँ। अपनी नागवारी छुपाकर वो दोबारा मुस्कुराई थी। मालकिन? कोई भाला सा मिराल के दिल में गड़ गया। हाँ, वो उस घर की असली मालकिन ही तो थी, जिसे उसका शौहर हरगिज भगाकर नहीं लाया था, जिसके साथ निकाह वालिदैन से छुपकर नहीं किया गया था, जिसे झूठी उम्मीद नहीं दिलाई गई थी। अनुषा का हाथ अभी भी उठा हुआ था। वो मुंतजर थी कब मिराल लिफाफा पकड़े तो वो हाथ नीचे करे। तुम यहाँ अपनी छोटी बहन के साथ रहती हो, कल देखा था मैंने उसे। प्यारी लड़की है, स्कूल जाती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? उसके लिए कुछ ले लेना। मिराल की निगाहें अनुषा के चेहरे पर जमी रह गई। अनुषा बसी थी वो पैसे ले। गालिबन इनकार ने उसके नफ्सियात पर कोई चोट डाली थी। बहुत शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो साफ इनकार करके किचन में चली गई। अनुषा के लब कुछ नागवारी से भिज से गए। कितनी रूड लड़की है, ऐसा एटीट्यूड तो मुलाजमीन नहीं दिखाते। मोबाइल पर कुछ लिखते शाहरेब वहां से गुजर रहा था तो उसे देख कर रुक गया। कौन रूड है? ये मिराल पैसे दे रही थी। नहीं लिए, सबको बोनस दिया था मैंने, मगर इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। शाहजेब चौंक गया था। कुछ कह रही थी? उसने बेपरवाही से पूछा। नहीं, पैसे दिया तो इनकार कर दिया। अनुषा वापस सोफे पर जा बैठी। शाहजेब ने गर्दन मोड़कर राहदारी की तरफ देखा था। किचन का दरवाजा खुला हुआ था। शगुफ्ता मिराल को नया हुक्म पहुंचाती हुई नजर आ रही थी। असमन बेगम ने अपने कमरे की सफाई करवानी थी और उसके लिए उन्हें मिराल ही चाहिए थी। भाई, जब आप मोहताज हैं तो ये अकड़ कैसी? वो हनूज बड़बड़ा रही थी।
चाय का दूसरा घोट भरकर कप मेज पर पटक दिया। जायका अब बदल चुका था। जरा अच्छी नहीं बनाई। शाहजेब ने जैसे कुछ सुना नहीं, सर खुजाते हुए उसके पहलू में आ बैठा था। अनुषा की भवें हनूस सिकुड़ी हुई थी। उसका मूड खराब हो चुका था। जहीर हाउस के गेस्ट रूम में आसमानी कारपेट पर दो जानों बैठी गैलरी में महफूज अपने ताया की तस्वीर देख रही थी। पुष्ट पर खुले हुए लंबे तरतीबी बाल कारपेट को छू रहे थे। आंखों की सुर्खी कुछ बढ़ी हुई थी। उसके व्हाट्सएप पर रफीक की तरफ से कई मैसेजेस आ चुके थे। कई बार वो उसे कॉल कर चुके थे। उसका नंबर बंद था, मगर व्हाट्सएप वो बंद नहीं कर सकी थी। एक बार फिर उनकी कॉल आ रही थी। गहरी सांस भरकर उसने अपनी आंखें मीच ली। कुछ देर बाद मोबाइल खामोश हो गया था। वो अब घुटनों पर सर रखे हुए बैठी थी। एकाएक मोबाइल पर नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। उसने उठाकर देखा तो ताशा जे का नाम लिखा हुआ था। वेबसाइट पर नई किस्त शाया हो गई थी। अपने मामलात में वो ऐसी उलझी हुई थी कि अब तक शाया होने वाली 2 एक साथ वो पढ़ ही न सकी। यूं ही जहन भटकाने को उसने ताशा जे का इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल लिया था। पिछले हफ्ते वो गिल्डफोर्ड में थी। आजकल वो मैनचेस्टर घूम रही थी। उसने पाइड पाइपर पर कुछ मुकाले शेयर किए हुए थे। बच्चों के हुजूम के एक तस्वीर में उसने मुजस्मा बने हुए पाइपर के कंधे पर अपने जालीदार दस्ताने में मकीद हाथ रखा हुआ था। नई तस्वीर में वो सुर्ख मशरूब का ग्लास दिखा रही थी। एक तस्वीर जहर की निशानदेही करती थी। एक पोस्ट मकड़ी के जाल पर बनी हुई थी। एक मंजर गड़िया घर पर ठहरा हुआ था। एक तस्वीर फूलों के उस ढेर की थी जो मुरझाकर सियाह हो चुके थे। कुछ सलाइदें मंजरे आम पर आ जाएं तो वबाल बन जाती हैं। उसने एक मकौला लिख रखा था। गहरी सांस भरकर उसने मोबाइल रख दिया। अब वो खिड़कियों से बाहर धुंध में लिपटे हुए लॉन को देख रही थी, जिसकी लॉन लाइट्स उस तारीकी और कहर में मबहूम सा तासुर बनकर रह गई थी। शाम के 5 बज रहे थे। अनुषा बालकनी में खड़ी थी। 20 रंग का ऊनी लिबास जेबतन किए हुए वो धुंध में लिपटी हुई थी। बैरूनी दीवार और उसके पार नजर आते हुए ऊंचे लंबे दरख्तों को देख रही थी जो दूर तक फैले हुए थे। एकाएक कोई आवाज समाज से टकराई तो उसने बेइख्तियार ही नीचे देखा। शगुफ्ता ऊंची आवाज में किसी से कुछ कह रही थी। उसने गर्दन झुकाकर देखा तो दाएं तरफ शाह बालूद के नीचे उसे मिराल की छोटी बहन नजर आई। किताब एक हाथ में लिए वो अपना काम कर रही थी। शगुफ्ता को जवाब उसने पुस्त आवाज में दिया था, मगर चेहरे की सख्ती बता रही थी उसे कुछ बुरा लगा है। शगुफ्ता अब उसके सर पर पहुंच चुकी थी। कमर पर एक हाथ रखे दूसरा हाथ नचा नचा कर बोले जा रही थी, दफा हो। अनुषा सुन न सकी, मगर लबों की जंबी से अंदाजा हो गया था उसने ऐसा ही कुछ कहा है। शगुफ्ता उसे 2-4 बातें मजीद सुनाकर चली गई। अनुषा को कुछ याद आया तो कमरे में वापस आ गई। उसने दराज से वो लिफाफा निकाला जो उसने मिराल को सुबह देना चाहा था। लिफाफा उठाकर वो अरसा और यमुना के कमरे में चली गई थी। वार्डरोब खोलकर उसने कुछ फ्रॉक इधर उधर किए, फिर एक निकाल लिया। दराज से कुछ मोजे निकाले और ऊनी स्कार्फ और मफलर भी। फिर सारा सामान प्लास्टिक बैग में डाला और बाहर आ गई। फिजा में इंतहा की खनकी थी। जाने वो लड़की उस कदर ठिठुरते हुए मौसम में बाहर कैसे बैठी थी। हेलो, शाह बलूत के पास पहुंचकर उसने कहा था। लड़की ने किताब से सर उठाया। उसकी सुरमई आंखों का तासुर मिराल की आंखों जैसा लगा, मुर्दा, वीरान और खामोश था। यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर सिस्टर, प्रीटी आइज मस्ट से। खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए वो एक अदा से मुस्कुराई। कमर सीधी, गर्दन ऊंची, बीच से एक फासला सा रखे हुए, जैसे वो बुलंदियों की मलका हो और बहुत ऊंचाई से नीचे किसी को देख रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? इब्तिहाल के लब भींचे रहे, निगाहें अनुषा पर टिकी रहीं। अजीब बात है, शम्मो के बेटे ने तो फौरन जवाब दे दिया था और साइमा की बेटियां तो चुप ही नहीं हो रही थी। बता रही थी वो तुम्हारे साथ स्कूल जाती हैं। अनुषा चंद लम्हे तक जवाब की मुंतजर रही। फिर उसने शॉपर उसके बराबर में बेंच पर रखा था। ये मेरी बेटी के कपड़े हैं, 1-2 बार ही पहने होंगे। मैं डोनेट कर रही हूँ और ये मेरी तरफ से। उसने लिफाफा आगे बढ़ाया था। अपने लिए कोट ले लेना, ये ऐसा मौसम तो नहीं कि सिर्फ स्वेटर से गुजारा किया जा सके। इब्तिहाल के तासुरात में कोई तब्दीली न आई। उसने लिफाफा पकड़ा, न ही अनुषा के चेहरे से निगाहें हटाई। चंद लम्हों के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डालकर चंद 100 के नोट निकालकर अनुषा की जानी बढ़ा दिए। अनुषा ने सवालिया आबरू उठाए, कुछ ना समझी से। मेरे पैसे हैं, स्कूल की तरफ से इनाम में मिले हैं, रख लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। अनुषा सदमे से गुंग उसे देख कर रह गई। उसे हरगिज अंदाजा ना था सादा और गरीब नजर आने वाली वो लड़की इस कदर बदतमीज होगी। हाउ डेयर यू आर इंसल्टिंग मी लाइक दिस। बहुत जब्त से वो अपनी आवाज को बुलंद होने से रोक पाई थी।
क्यों? चैरिटी क्या सिर्फ आप दे सकती हैं? शट अप। उसका पारा शूट कर गया। जो आप कर रही हैं वही मैंने किया तो बुरा लग गया? क्यों? वो सवालिया निशान बनी उसके सामने खड़ी हो गई। आंखों में एक भोलापन था, जैसे वो समझ न पा रही हो कि अनुषे इतना खफा क्यों हो रही है। जो काम आपके लिए सवाब का है वही मेरे लिए भी तो होना चाहिए, नहीं? अनुषे को लगा शायद वो लड़की न समझ है, बेअकल है, अब नॉर्मल है। तुम हकदार हो, जबकि मेरे पास सब कुछ है। मैं तुमसे कैसे कुछ ले सकती हूँ? उसने एक लकीर खींचकर अपना और उसका फर्क वाज़े कर दिया। ओह, इब्तिहाल के लब गोल हुए। आपके पास सब कुछ है तो हकदार हुई मैं, और क्या क्या दे सकती हैं आप मुझे? उसने यूं पूछा जैसे ज़कात, सदकात, ताउन जैसे तमाम असूल व फ़राइज़ से नावाकिफ हो। अनुषा समझ गई वो सिर्फ सवाल नहीं था। जो मैं दे रही हूँ उसे रख सकती हो? तहम्मुल से बोली। जो मैं दे रही हूँ आप भी उसे रख लें। उसने पैसे आगे कर दिए। मुंह बंद रखो अपना। बहुत जब्त के बावजूद भी वो अपना लहजा नरम न रख सकी थी। मेरा मुंह तो बंद ही था, आपने ही खुलवाया है। उसी पल बैरूनी दरवाज़ा खोलकर समरीन बाहर आई थी। अनुषे, अंदर आ जाओ, मामी बुला रही हैं तुम्हें। साथ ही उसने उसका बाजू पकड़ा था। एक सेकंड भाभी, खाला ने घर में मुलाजिम ठहरा रखे हैं या मालिक? बात तक करने की तमीज़ नहीं है इस लड़की को, मेरे सामने जबान चला रही है। मेरे तमीज़दार या बदतमीज़ होने से आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? हाला, समरा चची की आवाज़ बुलंद हुई थी। तुम जाओ यहाँ से। जो आए हैं वही जाएं, मैं क्यों जाऊं? झट से बेंच पर बैठ गई, फिर से किताब खोली, कलम उठा लिया। समरा ने अनुषा का बाजू पकड़ा और उसे लिए अंदर आ गई। ये किस किस्म की मेड्स हैं? अकड़ और गुरूर खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे पैसे दे रही थी, मुझे। उसका गुस्सा कम ना हुआ। बात असमत बेगम और अस्मा से होकर आखिर में शाहजेब तक पहुंच गई थी। वो कमरे में आया तो तासुरात में खप गई थी। ये पागलपन है अनुषा, क्यों किया तुमने इस तरह? अनुषा सदमे से उसे देख कर रह गई। बजाय उस लड़की को खरी खरी सुनाने के, वो उल्टा उसे ही सुना रहा था। पागलपन? एक मुलाजमा ने तुम्हारी बीवी से बदतमीजी की और तुम मुझे झाड़ रहे हो? तुम उसके पास गई क्यों? क्या मतलब है क्यों गई? घर है ये मेरा, मुलाजिम है वो मेरे, मैं उसे पैसे देना चाहती थी। मगर क्यों? ये सवाल आप कर रहे हैं? मैं हमेशा चैरिटी करती हूँ। तुम सिर्फ चैरिटी नहीं करती हो, तुम चैरिटी को अपना जाती फॉल समझती हो, अना का मसला बनाती हो। अनुषा दम साधे हुए उसे देख कर रह गई। ऐसा नहीं है शाहजेब। अगर ऐसा नहीं है तो बताओ, जब सुबह मिराल ने तुमसे पैसे नहीं लिए तो क्या तुक बनती थी उसकी बेटी को देने की? बेटी? उसे शौक लगा। माँ बेटी हैं दोनों। वो अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ बेड पर जा बैठा। अनुषा लब भींचकर नाराजगी से उसे देखने लगी। शाहजेब, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मैंने सब मेट्स को दिए हैं पैसे। अपनी इंटेंशन की तो तुम यहाँ बात ही नहीं करो। इटली में उस बंदे ने जब तुमसे पैसे नहीं दिए थे तो तुम गुस्से में पागल हो गई थी। कोई इनकार कर दे तो क्यों तुम्हें बुरा लग जाता है? एक इंसान तुमसे कुछ लेना नहीं चाह रहा तो क्या इसे जबरदस्ती पकड़ाओगी? इनकार तरीके से भी किया जा सकता है। वो लड़की उल्टा मुझे चैरिटी दे रही थी, वो मुझे बातें सुना रही थी। शाहजेब ने चौंक कर सर उठाया। बदतमीजी कर रही थी वो मुझसे, जैसे कोई बदला उतार रही हो। क्या खाला ने मुलाजमीन को ऐसी छूट दे रखी है? जहन फकत उस एक लफ्ज बदला पे अटक गया था। लम्हे भर के लिए वो अपनी जगह थम गया। शाहजेब को एहसास हुआ मामला गड़बड़ हो रहा है। उसे अदराक हुआ ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं। वो उठकर अनुषा के पास आ गया। देखो अनुषा, उस लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, ऐसा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। खाला से कहें घर से निकाले उन्हें। अनुषा यार, क्या हो गया है? आपको भी तो मैं ही गलत लग रही हूँ ना? पैसे देने क्यों गई? मुझे खाला से बात करनी है, मैं घर में ऐसा एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अम्मा से खुद बात करूंगा। कंधों से थामकर उसने नरमी से समझाया। वो हाथ झटक कर चली गई। रात की तारीकी हर सू फैल चुकी थी। अपने बिस्तर में दुपक कर लेटी हुई वह फ्लैश लाइट की रोशनी में किताब पढ़ रही थी। खामोशी में उलटते सफ़ात की आवाज़ ज़रा सा अरताश पैदा करती, और फिर वही अंगीठी में लकड़ियों की चटकने की आवाज़ आई। मिराल नीचे कुशन पर दो जाना बैठी, अपने घुटनों पर थोड़ी रखे हुए भड़कती हुई आग को देख रही थी। शोले बुलंद हो रहे थे, तपिश बढ़ती जा रही थी। जरा सी करवट बदलते हुए उसने किसी ख्याल के तहत सर उठाया तो उसे उन शोलों में मिराल का पसमर्दा चेहरा दिखाई दिया था। यूं लगा जैसे वो चेहरा जल रहा हो। एकाएक दरवाजे पर दस्तक हुई। किताब एक जानिब रखती वो सीधी हो बैठी। मिराल ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने क्रॉफर से असमत बेगम खड़ी थी।
गुस्से से भवें सिकुड़ी वो अंदर आई थी। इंतहाई नफरत से इब्तिहाल को देखा, फिर वो मिराल की तरफ मुड़ी थी। वो बोलना शुरू हुई तो अगले 5 मिनट तक मुसलसल बोलती रही। शिकायत उसकी थी, गुस्सा मिराल पर भी था। ये तमीज सिखाई है तुमने इसे? छोटे बड़े किसी का लिहाज रखा है इसने? मिराल ने कुछ बेबसी से गर्दन मोड़कर उसे देखा। चेहरे पर सुकून लिए वो पाँव झल्लाती हुई असमत बेगम को देखती रही। तुमने वादा किया था कि अनुषा के सामने कोई तमाशा नहीं होगा। वादा किया था तुमने मुझसे? वो मिराल पर चीख पड़ी। अगर आपकी लाडली बहू खुद चलकर हमारे पास आएगी तो हम क्या करें? इब्तिहाल बोल पड़ी। तुम अपना मुंह बंद रखो। असमत बेगम ने उसे झड़क दिया। हाला? मिराल ने खपकी से टोका। वो कंधे उसकाकर कहीं और देखने लगी। आखिरी बार कह रही हूँ, अनुषा को शक भी हुआ ना तो जान निकाल दूंगी। तमीज से रहा करो उसके साथ। आपकी जुबान में तमीज से रहने का मतलब उसके पैसे लेना है तो सॉरी, ये तमीजदारी हमसे नहीं होगी। हाला? अब की बार मिराल ने उसे कुछ सख्ती से रोका था। वो हंसने लगी थी। असमत बेगम आग बबूला हो गई। पागल हो चुकी है तुम्हारी बेटी, पागल। अपना सारा गुस्सा निकाल कर वो चली गई। पागलों के घर रह रहकर हो चुकी हूँ पागल, वो बुलंद आवाज में बोली। मिराल बेबसी से इब्तिहाल को देख कर रह गई। दिलरुबा और शाजिल के माबेन मामलात काफी हद तक बेहतर हो चुके थे। लड़ाई झगड़े वो तर्क कर चुके थे। घर के छोटे बड़ों का एहतराम भी करने लगी थी। सबसे बढ़कर ये कि वो शाजिल का दिल फिर से जीतने और माजी की तमाम तलखियां मिटाने में कामयाब हो चुकी थी। रोजमर्रा की बुनियाद पर जो कुछ हो रहा था वो उसकी रिपोर्ट फैजान को भी दे रही थी। दुर्दाना और सफीर ने अपने बच्चों के साथ यूरोप टूर का प्लान बनाया था तो शाजिल ने उससे भी बात की। शाहजेब भाई आए हुए हैं शाजिल, अम्मा मुझे कब से बुला रही हैं। हर नाई आ जाओ लेकिन मैं ही टाले जा रही हूँ। ऊपर से अमरीन का निकाह भी तो है। उसकी मजबूरी समझकर उसने सफीर को मना कर दिया। जिस दिन सफीर और दुर्दाना अपने बच्चों समेत एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे वो बेहद खुश थी। मौका पाकर उसने अगले चंद दिनों में हर नाई जाने का प्रोग्राम भी तरतीब दे डाला था। और यह सब उसने इस वक्त तय किया था जब उसे यकीन हो चुका था कि शाजिल कारोबारी मसरूफियात की बिना पर उसके साथ जा नहीं सकेगा। शाजिल ने हमेशा उसकी मर्जी को फौकियत दी थी, अब की बार भी इनकार नहीं कर सका। सब कुछ उसकी मर्जी व मंशा के मुताबिक हो रहा था और वो खुश थी, बेहद खुश। सुबह सवेरे ही अरसा के कमरे में शोर मच गया था। वो रोती चीखती चिल्लाती जा रही थी। शाहजेब और अनुषा डर कर फौरन भागते हुए चले आए थे। मुलाजमा ने असमत बेगम को खबर पहुंचाई तो वो भी आ गई थी। कमरे में दाखिल हुए ही थे कि उनकी नज़र वार्डरोब पर पड़ी थी तो वजूद साकित हो गया। अर्जा के वार्डरोब में लटके हुए कपड़े खून से सुर्ख और फटे हुए लग रहे थे। कीमती नफीस फ्रॉक को कैंची से काटा गया था, उस पर सुर्ख खून भी लगा था। एक खौफ का समा पूरे कमरे में बंध गया। सबकी सांसें रुक गईं। ऐसी हरकत वो भी उस घर में भला कौन कर सकता है? अनुषा परेशानी के आलम में रोती हुई अर्जा को चुप करवा रही थी। वो बेतहाशा डरी हुई थी। किसकी हरकत है ये? शाहजेब को गुस्सा आ गया। अलमारी खोलकर चीजें उलट पुलट की तो अर्जा के इस्तेमाल की बेशतर अशिया का यही हाल था। कल रात जब मैं बच्चों को सुला कर गई थी तब तक तो सब कुछ ठीक था। अनुषा बेहद परेशान हो रही थी। जरा सी जांच पड़ताल से उसे अंदाजा हो गया था, सुर्ख खून असल में सुर्ख रंग है। किसने किया है ये? अर्जा को तकलीफ में देखकर शाहजेब बेचैन हुआ। उसका बस नहीं चलता था मुजरिम सामने हो और वो गोली मार दे। असमत बेगम ने बड़ी मुश्किल से उसे ठंडा किया था। सारा दिन परेशानी में गुजरा। अर्जा ने रो रो कर तबीयत खराब कर ली थी, बुखार चढ़ा लिया था। शाम में जब मुलाजमा उसे चाय देने आई तो वो सोफे पर बैठा कुछ बेकरारी से पेशानी मसल रहा था। साहब एक बात बताऊं आपको? शम्मो ने कप मेज पर रखते हुए डरते डरते पूछा था। उसने चौंक कर सर उठाया, फिर मग भी उठा लिया। साहब मुझे मालूम है छोटी बीबी के साथ जो हुआ। शाहजेब ने ठिठक कर उसे देखा। क्या मालूम है? कल रात मुझे समराबाजी ने काम के लिए बुलाया था। थकी हुई थी, बोली टांगे दबा दो। जब मैं जाने लगी तो मैंने हाला को अर्जा के कमरे से निकलते देखा। शाहजेब की आंखों में खून उतर आया था। हाला? हाला आई थी? जी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो भड़क कर उठ खड़ा हुआ। साहब मैं डर गई थी, कोशिश की थी बताने की, पर वो मैंने सोचा हाला बच्ची है, बस उसे बचाने के चक्कर में चुप रही, पर अब मजीद नहीं रह सकी। साहब प्लीज मेरा नाम मत लेना। तुम जाओ यहाँ से। शम्मो अदब से सर खम करती हुई चली गई। अपनी पेशानी को मसलते हैं वो कमरे के चक्कर काटने लगा। फिर कुछ सोचकर वो उसी वक्त नीचे आ गया था। इब्तिहाल असमत बेगम के साथ बदतमीजी कर जाती थी,
وہ برداشت کر گیا تھا۔ انوشا کے ساتھ برا پیش آئی وہ یہ بھی سہ گیا تھا، مگر ارزا کے ساتھ جو ابتحال نے کیا تھا وہ کسی طور بھی اب اس کے برداشت میں نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے اس نے میرال سے بات کرنے کی ٹھانی، مگر وہ نیچے نہیں تھی۔ عصمت بیگم اس سے ارزا کا وارڈروب سیٹ کروا رہی تھی۔ ملازمہ سے یہ بات پتہ چلی تو وہ بھڑکتے ہوئے سیدھا ارزا کے کمرے میں گیا تھا اور کپڑے چپٹ کر اس کے ہاتھ سے کھینچے تھے۔ عصمت بیگم بیڈ پر ارزا کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی، چونک گئی۔ میری بیٹی کے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ میرال پریشانی سے دیکھ کر رہ گئی۔ اماں، آج سے آپ میرال سے میرے بچوں کا کوئی کام نہیں کروائیں گی۔ کیا ہوا؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ غالباً پریشانی کے عالم میں انہیں ذمہ دار کو پکڑنا تھا، سمجھنا یاد ہی نہ رہا۔ پوچھیں اس سے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر یہ کیا گل کھلا رہی ہے؟ میرال کا سر بے اختیار میں ہی نفی میں ہلا تھا۔ تمہاری بیٹی میری اولاد سے کیا دشمنی نکال رہی ہے؟ آنکھوں میں صدمہ بے یقینی لیے وہ شاہ زیب کو دیکھ کر رہ گئی۔ حالہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ بدتمیزی کر سکتی ہیں، گھر والوں سے لڑ سکتی ہیں، سکون برباد کر سکتی ہیں، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ چیخ پڑا۔ بلند آواز کا وہ جملہ میرال اسفند کو دہلا گیا تھا۔ کل رات وہ اس کمرے میں آئی تھی، اس نے کیا ہے یہ سب؟ اللہ کی مار پڑے تم دونوں پر، ایسے ہتھ کنڈوں پر آ گئی ہو تم۔ بچی سے کیا دشمنی ہے؟ ہاں، ہم بڑے مر گئے ہیں، جو وار کرنا ہے سامنے سے کرو نا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب دفع ہو جاؤ میری بیٹی کے کمرے سے، آج کے بعد تمہیں میں اپنی بیوی اور بچوں کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ کس قدر ہمت اور قوت سے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالے وہ کمرے سے باہر آئی تھی، مگر ریلنگ تک پہنچتے پہنچتے لڑکھڑا گئی تھی۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا اور سانس لینے کی کوشش کی، مگر اس پل اسے احساس ہوا اسے سانس نہیں آ رہا۔ شمع ٹرے ہاتھ میں لیے انوشا کے کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہی تھی، رک گئی، بھاگی چلی آئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہاتھ جھٹک دیا، آنسو صاف کرتی نیچے آ گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ ابتحال اسکول سے ابھی نہیں آئی تھی۔ میرال، تجھے سمرہ باجی بلا رہی ہیں۔ ایک نیا حکم صادر ہوا تھا۔ وہ تھکے ہارے وجود اور جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ شاہ زیب صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ شام میں شمع نے آ کر کہا۔ وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ بیٹھی رہی، ذہن اس حکم کو تجزیہ کرنے میں لگ گیا تھا کہ شاہ زیب نے اسے بلایا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پورے کمرے کا چکر کاٹ کر واپس بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ شگو واپس آ گئی۔ سنا نہیں، صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ صاحب نے کوئی خاص بات کرنی ہے تو ان سے کہو یہاں آ کر لیں۔ شگو کی آنکھیں ابل آئی تھیں۔ بدتمیز، یہ بات صاحب سے کرتے ہوئی میں اچھی لگوں گی؟ مجھے تو لگو گی۔ شگو نے دروازے میں کھڑے کھڑے اسے لمبی گھوری دی۔ دیکھ خالہ، اب تو نہ بہت اوور ہو رہی ہے اس گھر میں۔ جب تجھے سب پتا ہے تو پھر کیوں ایسا کر رہی ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ باپ ہے تیرا، اب بلا رہا ہے تو جانا تو بنتا ہے نا۔ اس نے اپنے صاحب کی کسی بھی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اسے راضی کرنا چاہا۔ ہاں شگو، وہ ہنسی۔ ہنستے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر گڈھے پڑ گئے۔ یہ وہی باپ ہے نا جس نے میرا DNA ٹیسٹ کروایا تھا؟ اوکی اوندائے؟ شگو نے اپنی چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی کر کے پوچھا۔ وہ ایک امتحان ہوتا ہے جسے پاس کرنے سے اولاد جائز یا ناجائز ثابت ہوتی ہے۔ شگو کا ایک ہاتھ کمر پر، دوسرا ہاتھ منہ پر آ ٹھہرا۔ ہیں سچی؟ پر مجھے کیوں نہیں کسی نے بتایا؟ وہ یوں بولی جیسے اس گھر کا کوئی اہم فرد ہو جس کے علم میں یہ بات نہ آ کر کوئی انہونی کر دی گئی ہو۔ اور تجھے کیسے پتا؟ ذرا مشکوک ہو کر گھورا۔ بس پتا ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ صاحب بہت غصے ہچ لگ رہا ہے، حالی حد گئی تو کٹ نہ پہ جائے۔ وہ بڑی فکر مند نظر آئی۔ اتنی بڑی ہو شگو، کیسی بھیگی بلی بنی ہوئی ہو، سیدھے طرح سے کہہ دو صاحب میں نے بہت بولا ہے پر نہیں آ رہی، بس۔ تو نہ کسی دن مار پڑوائے گی مجھے۔ اب مسئلے تم دونوں کے ہیں اور پسے ہم۔ شگو بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، ٹانگیں لٹکائے ہوئے بستر پر نیم دراز ہو کر ابتحال سیلنگ پر لگے ہوئے ساکت پنکھے کو دیکھنے لگی تھی۔ گرمیوں میں یہ منظر کچھ دلچسپ لگتا تھا جب پنکھا گول گول گھومتا تھا، مگر اب تو نری بوریت تھی۔ انگیٹھی بھی سرد تھی، ورنہ شولوں سے لپک چپک کے دیکھ لیتی۔ ٹی وی تھا نہیں، موبائل رکھنے کی ممانت نہ بھی ہوتی تو رکھنے کی اہلیت نہیں تھی۔ پیسہ نہ کبھی اس کی ہتھیلی پر رکھا گیا تھا، نہ ہی میرال کی ہتھیلی پر۔ یونیفارم، کتابیں، کورس، کاپیز اور بیگ اسے اسکول سے ملتا تھا۔ گھریلو استعمال کے کپڑے درفشا اور سمرہ چچی کی جانب سے ہر چند ماہ بعد مل جاتے تھے۔ کھانا پینا وہی جو کچن میں سب کے کھانے کے بعد بچ جاتا تھا، اور بعض دفعہ بچتا بھی نہیں تھا۔ فریج سے کچھ نکالنے کی یا کچن میں جا کر اپنی مرضی سے کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔
रिहाइश के लिए ये एक कमरा और छोटा सा वॉशरूम था जो असमत बेगम ने क्वार्टर में अपने मुलाजमीन की रिहाइश का बंदोबस्त करने के बाद उनके लिए अपने शोहर की वफात के बाद बनवा दिया था। कमरे का एक दरवाज़ा बाहर लॉन में और दूसरा किचन की बराबर वाली राहदारी में खुलता था, ताकि जब भी उसे काम के लिए बुलाया जाए तो एक लम्हे भी ताखिर न हो। और ताखिर असमत बेगम को पसंद न थी। वो साकित पंखे को देखते टांगों को जंबी दे रही थी जब दरवाज़ा खुल गया था। पहले वो कोने के बल ऊपर हुई थी ताकि झाड़ पिला सके उस बदतमीज को जिसने दस्तक देने की भी जहमत ना की, मगर शाहजेब पर नजर पड़ी तो वो सीधी हो बैठी। सफ़ेद थ्री पीस सूट के साथ सुर्ख टाई नुमाया थी, बाल जेल से जमे हुए थे, दाढ़ी भी सेट थी। उसके महंगे नफीस कपड़ों से मर्दाना कलोन की महक उठ रही थी। इब्तिहाल ने लबों पर उभरती हुई मुस्कुराहट अंदर तक दबा ली। कमरे में निगाह दौड़ाते हुए शाहजेब दरवाजे में ही खड़ा रहा था, अंदर न आ सका। वहीं खड़े उसने अंदर निगाह दौड़ाई। 2 बिस्तर के अलावा एक छोटी सी मेज और कुर्सी के साथ एक पुरानी अलमारी जिसके पट टूटे हुए थे। फर्श पर एक अंगीठी रखी थी जिसमें लकड़ियों की राख सरद पड़ चुकी थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। जिस तरह से शाहजेब ने नाक सिकोड़ी तो उसे यूं लगा था जैसे उसे कमरे से बदबू आई हो। कदम भी उसने वहीं रोके, हाथ को नाक तक रखा। इब्तिहाल यकटक उसे देखे गई। उसे बदबू किस शय से आई थी, उसके कमरे से या इब्तिहाल से? कमरा तो मिराल रोजाना साफ करती थी, तो क्या ये इशारा उसके वजूद की तरफ था? ये तय था, शाहजेब उस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। वो कमरा उसके शाया निशान नहीं था, ना ही वहाँ बैठने के लिए कोई कीमती नफीस कुर्सी रखी गई थी। वो कमरा एक कबाड़ था जहाँ सिर्फ टूटी हुई रत्ती हुई अशिया रखी गई थी। ऐसी अशिया शाहजेब के लिए नहीं हो सकती थी। इब्तिहाल भी उस लम्हे टूटे हुए फर्नीचर, उखड़ी हुई दीवार और फटी हुई कालीन जैसी थी, बेसहारा, बेवकत। बाहर आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लब भींचकर गुस्सा दबाकर कहा गया। बात आपने करनी है तो मैं बाहर क्यों आऊं? शग्गो राहदारी के दूसरे जानिब दीवार की ओट में धक धक करते हुए दिल के साथ खड़ी थी। शाहजेब ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया था। डांट फटकार कर अब वो इब्तिहाल के पास आया था। क्या उसे मिराल को बताना चाहिए? मिराल ऊपरी मंजिल पर सफाई कर रही थी। क्या करना चाहिए? उसने निचला लब काटा। भला मैं क्यों पराए फड्डे में पड़ूं? अजरा के कमरे में तुम गई थी? आप सवाल कर रहे हैं या बता रहे हैं? ये तुम्हारा कारनामा है ना? उसने कुछ कपड़ों से भरा हुआ शॉपर सामने फर्श पर उल्टा दिया था। कपड़े कटे हुए, सुर्ख रंग में रंगे हुए, फटे हुए। ये उसकी अलमारी से मिले हैं। तो पहले तुमने अम्मा से बदतमीजी की, फिर अनुशा से की, और अब अर्जा, तुम और तुम्हारी माँ। शाहजेब के लहजे से अब नफरत छलक रही थी। अब क्या करना चाह रही हो? जब आपको इतना कुछ पता ही है तो ये भी बता दें। वो मुस्कुराई। मेरी बेटियों को कुछ हुआ तो? आप बाप हैं? वो हैरान होकर अपनी जगह से उठ गई। आपकी बेटियां भी हैं? आपने उन्हें साथ रखा हुआ है, कहीं फेंका भी नहीं? शाहजेब के जबड़े भिज गए, उसकी पेशानी की रगें उभर आई थीं। इब्तिहाल का चेहरा देखते उसे अपने वालिद की आवाज़ सुनाई दी थी। उनका फैसला, उनकी नफरत दिखाई दी थी। कूड़ेदान में कचरे को फेंका जाता है। इब्तिहाल शाहजेब का पूरा वजूद उस एक लम्हे के लिए कई परहज्जों में बट गया। वो उसका बाप था, ये अल्फाज उसके थे। तभी मैं कहूँ, आपको इस कमरे से बू क्यों आई है? वो हंसी। तुम्हें तुम्हारी माँ ने पागल कर दिया है। आपको आपकी माँ ने नहीं किया? शाहजेब ने पहले सिर्फ सुन रखा था, इब्तिहाल जवाब कैसे देती है। आज सुन रहा था तो वजूद शोलों में जलने लगा था। तुम में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रात कि तुम इस तरह के अल्फाज अदा करो? शाहजेब की बर्दाश्त खत्म हो रही थी। शुक्र करें सिर्फ लफ्ज अदा कर रही हूँ, वरना अदा करने को अभी और भी बहुत कुछ है। शाहजेब को लम्हे भर को लगा इब्तिहाल नहीं, मिराल बोल रही है। वो आवाज़, वो चेहरा और इंतकाम की आग। वो उसके करीब आ गई, फिर 2 कदम मजीद उठाए, फिर नाक सुकेड़ कर शाहजेब को वैसे ही देखा जैसे उसने कमरे को देखा था, जैसे उसे बदबू आ रही हो। 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं आपकी। उसने जैसे खुद को सुनाया, कुछ समझाया। आपका कर्ज चुकाने के लिए आपकी अपनी औलाद है, शुक्र है मैं नहीं हूँ। शाहजेब के वजूद में भड़कती हुई आग उस एक लम्हे में सर्द पड़ी। आंखें पत्थर, वजूद साकित हुआ। वो जुमला था ही ऐसा। अच्छा हुआ आप कमरे में नहीं आए, आ जाते तो दीवार टूट जाती, फर्क खत्म हो जाता। उसने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा गुनाह है, कितनी बड़ी सज़ा है इसकी?
बदल सामान साहब की आवाज़ उसके कानों में जोर से गूंजी थी। यूं लगा जैसे राहदारी में वही खड़े हों और उस पर बरस पड़े हों। अर्जा और यमुना का चेहरा आंखों में आ गया था। गुज़िश्ता 14 सालों में उसने एक बार भी वो नहीं सोचा था जो आज इब्तिहाल ने उसे सुना दिया था। वो आईना नहीं देखा था जो इब्तिहाल ने दिखा दिया था। तस्वीर एक ही थी जो थमा दी गई थी। रुख हजार हो सकते थे, बेशुमार हो सकते थे। शाहज़ैब के जाने के बाद वो कुछ देर तक अपनी जगह खड़ी रही थी। फिर उसने कपड़ों को गुस्से से उल्टा पुल्टा कर देखा। फटे हुए कटे हुए हिस्सों को छुआ। उसकी आंखों में उमड़ता हुआ गुस्सा यकायक शदीद हैरत व बेयकीनी में बदल गया। वो सदमे से अपनी जगह बैठी रह गई थी। रात का सारा काम खत्म करके वो अपने कमरे में आई तो इब्तिहाल खिड़की के पास बैठी हुई चौखट पर मोमबत्तियां जला रही थी। ऐसी कई मोमबत्तियां उसने राइटिंग टेबल पर भी जला रखी थी। मिराल उसके सामने वाले बिस्तर पर आ बैठी। कुछ देर तक आंखों में नमी लिए वो निसल्लब काटती रही। इब्तिहाल को इल्म था कि वो कमरे में आ चुकी है, तब भी उसने मुड़कर नहीं देखा। उसकी मोमबत्तियां अहम थी, रोशनी अहम थी और खामोशी भी जिसे वो तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम्हारे पास भी कोई आया था? इब्तिहाल ने लाइटर से एक साथ 3 मोमबत्तियों को जला दिया। हाँ, कोई कूड़ेदान को देखने आया था। मिराल की निगाहें उसकी पुश्त पर जमी हुई थीं। आंसू बहते रहे, लब लरसते रहे। फिर उसका दिल बहुत भारी हो रहा था, लेकिन बदबू उससे आ रही थी। शुक्र है वो कमरे में नहीं आया। शाहज़ैब आया था। उसकी सांसें अटक गई थी। जाने उसने क्या कहा होगा, इब्तिहाल ने उसके सामना कैसे किया होगा। इब्तिहाल मुंतजर रही कब मिराल भी जुर्म का जिक्र करे, सजा की बात करे और नाराज़ी दिखाए, मगर उसने एक बार भी ये नहीं पूछा था, हाला तुमने ऐसा क्यों किया। सुबह से शाम तक वो ये सवाल असमत बेगम, समला चची और अस्मा भाभी से सुन चुकी थी। सवाल के साथ एक तवील लेक्चर और डांट वो उन तीनों से सुन चुकी थी। मुझे एक बात तो बताएं। उसने जरा सी गर्दन मोड़ी। जब उसने अबॉर्शन का कहा था तो आपने क्यों नहीं करवाया। वो सुन होते वजूद के साथ उसे देख कर रह गई थी। क्या उसने शाहज़ैब के साथ होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी? मोहब्बत, घर से भागना, निकाह, बाकी सब कुछ तो उसकी मर्जी से किया था आपने, फिर यहाँ क्यों अपनी मनमानी कर ली। मिराल का दिल कट कर रह गया था। अगर मैं इस दुनिया में ना आती तो आपके बहुत से मसले हल हो सकते थे। मुझे मारकर आप अपनी जिंदगी चुन सकती थी, फिर आपने मुझे क्यों चुना और चुनकर ये जिंदगी क्यों दी। मिराल की सिसकियां हिचकियों में बदल गई थी। आंखों पर हाथ रखे हुए वो उठकर अलमारी की तरफ चली गई, मगर कान न बंद कर सकी। शाहज़ैब और आप में कोई फर्क है? मुझे तो नजर नहीं आता। हाला प्लीज। उसका चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। मुझे आप पर तरस नहीं आता, मुझे आपसे बहुत नफरत हो रही है, शाहज़ैब से भी ज्यादा। सन्नाटे में वो आवाज गूंजकर खामोश हो गई थी। मिराल खामोशी से आंसू बहाती रही। काफी देर बाद उसने रुख बदला तो इब्तिहाल चौखट पर बाजू पर अपना सर रखे हुए मोमबत्तियों को देखे जा रही थी। वो सब एक साथ पिघल रही थी, वो 4 जिन्हें उसने एक साथ जलाया था। जुलेखा फप्पो अपने बच्चों के साथ शादी में शिरकत के लिए घर आई तो मसरूफियात मजीद बढ़ गई। जुलेखा का बड़ा बेटा आदिल 18 बरस का था। रोहान और समीर 16 बरस के। तीनों की बड़ी गाड़ी जमती थी। दूर रहते तो मोबाइल पर हर वक्त राबते और करीब होते तो फिर गाड़ी की चाबी हाथी आए हुए पूरा एबटाबाद घूमते रहते। उन चंद दिनों में 2 चक्कर इस्लामाबाद के भी उन्होंने लगा लिए थे। घर की ख्वातीन जहाँ शॉपिंग में मसरूफ थीं, वहाँ लड़के अपनी हरकतों में। इब्तिदाई कुछ दिनों तक तो उसकी दोनों से मुलाकात न हो सकी थी, मगर चौथे रोज जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो आदिल की नज़र उस पर पड़ी। गाड़ी घर के सामने पार्क किए हुए वो तीनों बाहर निकले हुए थे और किसी बात पर समीर और रोहान की हाथापाई हो रही थी। कहकर गूंज रहे थे। आदिल की निगाहें जो उस पर ठहरी तो फिर हट ना सकी। ये वही इब्तिहाल है, मामू की बेटी? उसने कुछ बेयकीनी से पूछते हुए समीर से तस्दीक चाही थी। 3 साल पहले जब वो मिला था तो उस वक्त वो 11 साल की छोटी सी बच्ची लगी थी, मगर अब तो पहचानी नहीं जा रही थी। हाँ वही है। रोहान भी रुक गया। वो चुपचाप उनके करीब से गुजरकर अंदर चले जाना चाहती थी, मगर आदिल ने रास्ता रोक लिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर एक ही जिस्म में उसकी पोनी खींची थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो हर बार यहाँ आने पर खींचा करता था। सी की आवाज के साथ वह एक झटके से रुकी थी। दाहिना हाथ सर तक उठाकर दूसरे ही पल उसने दोनों हाथों से उसे परे धकेला था। आदिल का कहका बुलंद हुआ था, गाइस इस लड़की ने मुझे छुआ है, मुझे हरेसमेंट का केस करना चाहिए। तीनों के कहके बुलंद हुए थे।
اس نے نفرت بھری نگاہ ان تینوں پر ڈالی اور اندر چلی گئی۔ دل میں آگ سی جل رہی تھی، غصہ شدید ہو رہا تھا۔ اسے مزید چھیڑنے کا ارادہ کیا۔ وہ تینوں اس کے پیچھے اندر آ گئے تھے۔ سامنے ہی لون میں عادل کی بہن مدیحہ درفشا کے ساتھ کھڑی تھی اور لون چیئرز پر اسما تائی زلیخا پھپھو کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ عادل بھائی نے میرے بال کھینچے ہیں، زلیخا پھپھو کے سر پر کھڑی وہ شدید غصے سے بولی۔ تو کیا ہوا؟ زلیخا نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بھائی ہے، مذاق کرتا رہتا ہے۔ انہیں ہرگز برا نہ لگا تھا، برا لگا تو بس یہی کہ وہ ان کے پاس کیوں کھڑی ہے۔ اسما تائی نے کچھ ناگواری سے پہلو بدل کر نگاہ ہٹا لی تھی۔ جی تو یہاں ہوتا ہے یہ ایپیسوڈ کمپلیٹ، اور اب کچھ اسٹوری سمجھ میں آنے لگی ہیں کہ آئلہ کو وہ اپنی بیٹی کا انتقام لینے کے لیے ہائر کر رہی ہیں، جو ماروان نے ان کی بیٹی پریسا کو مارا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور صرف ان کی ہی نہیں 3 لڑکیاں مری ہیں، جس میں ایک زرگل بھی ہے اور ایک نایاب۔ تو نایاب تو ابھی نہیں دکھائی ہے شاید، لیکن زرگل جو ہے وہ تیمور گردیزی کی بہن ہے، کیونکہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں جو تیمور گردیزی ایک قبر کے پاس کھڑا تھا اس پر زرگل گردیزی لکھا تھا، اس لیے تو 2 لڑکیاں ہیں جس کے بارے میں ابھی پتہ چل چکا ہے، اور تیسری نایاب ہے جو ابھی رہتی ہیں۔ اور وہ آئلہ کو ہی کیوں ہائر کروانا چاہ رہی ہیں یہ ابھی معلوم نہیں ہوا، کیونکہ وہ کسی کو بھی ہائر کر سکتی ہیں، لیکن اسے اتنا مجبور کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ نہیں معلوم، اور کیونکہ یہ جانتی بھی نہیں انہیں، یا پھر کبھی اگر پہلے سے پتہ ہوتا تو ان سے آسانی ہوتی، لیکن وہ کسی کو بھی بھیج سکتی تھی، آئلہ کو ہی کیوں؟ اور آئلہ کی شاید فوٹوگرافک میموری ہے، کیونکہ مسز زہیر کی باتوں سے یہی لگا تھا کہ وہ صرف دیکھتی ہی نہیں ریکارڈ بھی کرتی ہیں، اور ایسی کسی کیمرہ وغیرہ کی تو بات نہیں ہوئی تھی، تو شاید ہو سکتا ہے۔ اور راکان ایک 8 سال کا بچہ ہے، تو مجھے شروع سے ہی عجیب لگتا تھا جب بھی اس کی انٹری ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کسی بندر کے اچھلنے کودنے کا سین دکھا رہے ہوں۔ تو وہ بچہ ہے 8 سال کا، اس لیے وہ اتنا کھیلتا کودتا رہتا ہے، اور اس کے بارے میں اتنا دکھا رہے ہیں، لیکن وہ ہے کون ابھی کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اور دلربا یہ ابتحال کی پھپھو ہے، تو سارے بھائی بہن ایک جیسے ان کے ہیں، پورا گھر ہی ایسا ہے، صرف ایک ابتحال کے دادا تھے جو صحیح تھے، باقی سب ایک جیسے ہیں۔ تو اب ساری سٹوری کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو رہی ہے، اور تاشا جی وہ ایک فیمیل رائٹر ہے، مجھے میل رائٹر لگی تھی لیکن وہ فیمیل رائٹر ہے، اور ابھی اس سے زیادہ تو نہیں معلوم ہوا، شاید وہ پین نیم ہے اور اصل کون ہے ابھی تک تو پتہ نہیں۔ اور اب سب کی سٹوری کنیکٹ ہو رہی ہے، ماروان کی اور حسیم کی، اور حسیم وہ جو ہے وہ حسیم ہی ہے جو قید ہے نیچے، اور تیمور، آئلہ، اور اب ابتحال ان سب سے کہاں کنیکٹ ہوگی تو یہ تو معلوم نہیں، لیکن ابتحال کا دلربا سے ہے کنیکشن۔ تو ہاں اسٹوری کافی حد تک سمجھ میں آنے لگی ہے، باقی تو ایپیسوڈ تو نہیں آئے تھے، لیکن یہ کافی حد تک آ رہی ہے، اب صرف راکان کی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے آگے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا، اور سبسکرائب بھی کر لینا نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔